डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने इससे पहले ट्रांसफार्मर के ताल्लुक से बहुत सारी मालूमात हासिल की है और उसी मालूमात की बुनियाद पर और उसी फॉर्मूलाज की बुनियाद पे हम जो MCQs आपके सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर में ये स्टूडेंट चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले हमारे पास में है, उसी के पूरे चैप्टर इस तरीके से उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो आपको इसके अंदर इसके लेंथीपन पे नहीं जाना ये चैप्टर कितना लेंथी है, बल्कि आपको देखना है कि इसमें जो चैप्टर्स के अंदर फॉर्मूले कितने कितने हैं और उस तक यहाँ पे समराइज होकर कितने छोटे हो जाते हैं। तो आपको पता लगेगा कि आपको जो है सिर्फ चंद फॉर्मूले आपको इस तरीके से जहन नशीन करना रहेगा, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले आप उस तरीके से उस फॉर्मूले की बुनियाद पर डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले बनाए वो भी आपने इस तरीके से यहाँ पे जो है फैराडेज लॉ के हिसाब से ही बनाए कि प्राइमरी के अंदर हमारे पास में जो EMF इंड्यूस होता है वो EP = NP dϕ/dt होता है और सेकेंडरी के अंदर जो इस तरीके से यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन की बुनियाद के ऊपर होता है और अपने पास में होता है इस तरीके से ES = NS dϕ/dt। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो पहला फार्मूला बनता है हमारे पास जो हमको इस्तेमाल करना है वो इस तरीके से ES यानी कि इंड्यूस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन इंड्यूस वोल्टेज अपॉन प्राइमरी इसी को आपके पास में आता है NS अपॉन NP। व्हाट इज NS आपके पास में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ओके, फिर बाद में इसको हम यहाँ पे एक नाम दिए इस तरीके से नाम दिया हमने टर्न रेशियो को कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं K से। फिर आपको मालूम है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर रहता है फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर, ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आपको इस तरीके से एक बात मालूम है। क्या मालूम है आपको आइडियल ट्रांसफार्मर के ताल्लुक से कि इनपुट पावर इज इक्वल टू अपने पास में आता है आउटपुट पावर। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये आपके पास में फार्मूला बनता है। अब पावर आपको मालूम है इस तरह से पहले हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि पावर होता है वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड इनपुट पावर। तो इनपुट वोल्टेज दिस इज VP या हम इसको इस तरीके से EP बोलेंगे, EP into IP, this is the input power and output power is equal to ES into IS। ठीक है, ये अपने पास में आउटपुट पावर हो गया। अगर हमारा रेशियो इस तरीके से ES अपॉन EP है तो करंट का रेशियो हमारे पास बनेगा IP अपॉन IS। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो आपका जो फार्मूला है टर्न रेशियो का वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि ES अपॉन EP is equal to NS अपॉन NP is equal to IP अपॉन IS is equal to K। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। अब एक फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है इस तरीके से इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ईटा इज इक्वल अपने पास में आता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, ये आपके पास में इफिशियंसी का फार्मूला है। तो आउटपुट पावर आपका कितना होता है, ये होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इनटू करंट अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन इनपुट पावर यानी इनपुट वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी into current in primary। ठीक है, this is the input power। तो output power और input power this ratio is called efficiency of the transformer। तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे दो फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ये दो फार्मूले के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएंगे। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं और इस तरीके से यहाँ पे कि आपके पास बहुत कम यहाँ पे कंसेप्ट है इसकी। वैसे इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहे तो इसके बहुत ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन चूंकि आपका एक क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको लेकर चल रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड यूजुअली ऑफ। ठीक है, कि हम यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर जिसके ऊपर हम यहाँ पे कॉइल को गुण करते हैं वो काय का बना होता है। तो आपको मालूम है तुम्हारे पास में काय का बना होता है, वो बनाता है सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर। बिल्कुल इसका आंसर अपने पास में C है। सॉफ्ट आयरन कोर का हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, वो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें कि ट्रांसफार्मर विद एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन है आपके पास में, ये आपके फॉर्मूले आपको नोट करना है और आपने नोट कर लिए होंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपके पास में द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपको यहाँ पे ईटा दिया हुआ है। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80% एफिशिएंट हमारा ट्रांसफार्मर है। वर्क एट 4 किलोवाट एंड 100 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब इनपुट पावर जो तुमको दिया हुआ है, इनपुट पावर आपको इस तरीके से इसका दिया हुआ है वो है आपके पास में 4 किलोवाट। ठीक है,
4 किलोवाट मींस 4 × 10⁻³ वैट, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। उसका इनपुट वोल्टेज जो है काय को काम करता है, इनपुट वोल्टेज अपने पास में इसका दिया है, यानी अपने को दिया इस तरीके से ईपी दिया हुआ है, ईपी इज इक्वल टू आपको दिया है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट दिया हुआ है। अब इनका सेकेंडरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट, ठीक है, सेकेंडरी का जो वोल्टेज अपने पास में ईएस वो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। तो देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स आर रिस्पेक्टिवली, आपको प्राइमरी करंट फाइंड करना है कितना होता है और आपको सेकेंडरी करंट फाइंड करना कितना होता है, ठीक है, तो ये आपका डेटा होगा। अब डेटा के लिहाज से हम जो क्वेश्चन के अंदर हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो यकीन हम जो एफिशिएंसी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर अपने पास में उसका फार्मूला है, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी 80% दिया है, 80% का मतलब क्या होता है 80/100, ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। आउटपुट पावर मींस व्हाट, आउटपुट वोल्टेज ईएस और आईएस, और इनपुट पावर मींस इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, ठीक है, इस तरीके से आपका फार्मूला होगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको इस तरीके से यहाँ पे जो है इनपुट पावर भी दिया है, तो आप यहाँ पे इनपुट पावर की जगह पे जो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं 4 किलोवाट, तो आपका हो गया 80/100 इनको अपने पास में आएगा आउटपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ है 200, ये आपका इनपुट आउटपुट वोल्टेज हुआ। यहाँ से आउटपुट करंट फाइंड कर लेंगे, इनपुट पावर अपने को दिया है इस तरीके से 4 × 10⁻³ ये आपको इनपुट पावर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻³ की जगह पे यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 1000 लिख लेंगे, ठीक है, 4 × 1000 ताकि जीरो कैंसिल करने में आपको आसानी हो जाए। तो मैंने इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है, उसके बाद में इसके 1 जीरो से इसका 1 जीरो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ये जीरो से ये जीरो भी आपके पास में कैंसिल हो गया। आपके पास में क्या आ गया यहाँ पे 8/1 इज इक्वल टू 2 × IS अपॉन कितना आ गया 4, अभी 2 1 2 और 2 2 कितना हो गया 4 और 6 8 2 कितना होता है 8 2 होता है 16, देयरफॉर आउटपुट करंट IS इज इक्वल टू दिया है 16 एम्पियर। अब आपको इनपुट पावर इनपुट करंट इस्तेमाल मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर के ऊपर देखना है कि कहाँ पे सेकेंडरी का करंट जो 16 है, तो ये हो गया अपने पास में प्राइमरी का करंट, जो फर्स्ट अपना ऑप्शन है वहाँ पे जो हम देखेंगे इस तरीके से प्राइमरी करंट 40 है और सेकेंडरी करंट कितना है 16 है। यहाँ पे अपने इस तरीके से ये आंसर अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि सही है। तो हम यहाँ पे अगर चारों भी अगर आपने देखा होगा हमारा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये बताता है कि सेकेंडरी का जो करंट अपने पास में है 16 एम्पियर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन अपने पास में क्या रहेगा इस तरीके से ए रहेगा, क्योंकि हमारे पास में जो तीनों ऑप्शन है वहाँ पे सेकेंडरी का कहीं पर भी करंट अपने पास में इस तरीके से 16 नहीं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे बात को ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन को आपको इस तरीके से एक्सपांड करते नहीं जाना है, बल्कि अगर जहाँ आपको आंसर मिल जाए तो वहाँ पे आपको इस तरीके से टिक करते आना चाहिए। तो दिस इज योर आंसर अपने पास में रहेगा ए, यानी इसका मतलब ये होगा कि आपका इनपुट करंट जो है आउटपुट करंट अपना 16 एम्पियर है, तो इनपुट करंट कितना रहेगा 40 एम्पियर। तो आप यहाँ से इस तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करके इनपुट करंट भी फाइंड कर सकते हैं, वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे कि वो सारे काम नहीं करना है बार बार, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। आपको यहाँ पे ये भी ट्रिक सीखना है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो आपको सारे के सारे जो काम है वो बहुत फास्ट ट्रिक में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, a transformer is used to light 140 watt 24 volt lamp from 240 volt AC main. The current in the main cable is 0.7 ampere. The efficiency of the transformer is, अब यहाँ पे efficiency find करना है, what is the efficiency of the transformer, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है पहले का ट्रांसफार्मर is used to light 140 watt and 24 volt, तो वो जो आपको दिया है इस तरीके से 140 watt and 24 volt, वो क्या दिया है, इनपुट दिया है कि आउटपुट दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके हमें ट्रांसफार्मर यूज करना है जो हमको इस तरीके इतने काम के लिए इस्तेमाल करना है, उसको कितने काम के लिए 140 वैट के लिए और 24 वोल्ट के लिए। तो जाहिर सी बात हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आपको दिया है इस तरीके से उसने कि आपको इतना आउटपुट मिलता है, इतने आउटपुट के लिए काम करता है। तो आउटपुट पावर आपको दिया है इसने, आउटपुट पावर आपका कितना है, आउटपुट पावर आपका इस तरीके से 140 वैट है, ठीक है, 140 वैट। और दूसरा आपके पास में जो एसी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वोल्टेज जो है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ है, इनपुट करंट इसका अपने पास में 0.7 एम्पियर है और इनपुट वोल्टेज जो है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज यानी ईपी ये आपका जो है 240 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से दोनों चीजें दिया है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी का आपका यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो बनता है इस तरीके से आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दिस इज द फार्मूला फॉर द एफिशिएंसी टू 100%, ठीक है, 100% रहती है एफिशिएंसी। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम,
है ना। तो अपना एफिशिएंसी फाइंड करना, आउटपुट पावर आपका कितना है, आउटपुट पावर आपका इस तरीके से 140 है और ये अपने पास में 0.7 इनटू अपने पास में 240 इनटू हम लिखेंगे यहाँ पे 100 है ना। तो ये आपके जीरो से जो है अपने यहाँ पे इस तरीके डेसिमल लगा देंगे, 7 × 7 और 7 × 2 कितना हो गया, 7 × 2 अपने पास में हो गया इस तरीके से 40, तो जाएंगे 200 अपॉन 240, ठीक है। इनको अपने पास लिखेंगे यहाँ पे 100, इसके 0 से 0 कैंसिल हुआ, हम यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 5 और ये हो गया 4 6, ठीक है। तो जाएगा 5/6 × 100, फिर अपने पास में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 यानी 6 8 48, 6 8 48 है ना। तो 6 8 कितना होता है, 48 होता है, 6 8 48, और ये अपने पास में 50 है। तो हो ना इसकी जो एफिशिएंसी है वो अपने पास में यहाँ पे इस तरीके समझ में आ रहा है कि 6 8 कितना होता है 48, 6 8 अपने पास में होता है इस तरीके से 6 8 48 80 होता है, ठीक है। तो 80% से ज्यादा इसकी एफिशिएंसी होना चाहिए। यहाँ पे हम कैलकुलेशन पूरा एक्सैक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये समझिए कि इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे दोनों को 5 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 80 अपने पास में इस तरीके से 80 0.8 के करीब आता है। तो इसका मतलब वो ना हो इसकी एफिशिएंसी 80% से ज्यादा है, तो आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में कहां पे आप इस तरीके से एफिशिएंसी 80% से ज्यादा है। तो ए में अपना 63 है, बी में 74 है और सी में 83 है और डी में अपने पास में 48 है। तो यकीनन इसका आंसर अपने पास में इस तरीके से क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो इसका आंसर अपने पास क्या आएगा इस तरीके से सी, और वो 83.3%, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते आना चाहिए। आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि इस तरीके हम यहाँ पे जो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कहां तक हम पहुंच सकते हैं, आंसर किस आंसर के हम करीब पहुंच रहे हैं, और वो आंसर इस तरीके क्लियर कट आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो आप उस आंसर को इस तरीके से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। एक ट्रिक आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास में, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 200। आप यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डेटा फास्ट लिखते चले जाएंगे। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जिस तरीके से यहाँ पे टर्न्स है वो 200 टर्न्स है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल हमारे पास में जो है वो उसके अंदर कितने टर्न है, उसके पास में इस तरीके से 10 टर्न है, 10, ठीक है, 10 टर्न है आपके पास में। अब इफ 240 वोल्ट एसी इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, यानी अपने इनपुट वोल्टेज आपको दिया है इस तरीके से, उसने ईपी आपको दिया है, ठीक है। ईपी अपने पास में कितना है, ये 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट। तो आपको माइंड करना है इस तरीके से, प्राइमरी है ना, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी, सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज अपने पास में क्या रहेगा, यानी ये सबको फाइंड करना है क्या है। तो यकीनन आपको इस तरीके से एक फार्मूला मालूम है कि हमारे पास में लिखते हैं यहाँ पे कि हम NS है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू ES अपॉन EP होता है। ये आपका फार्मूला है जो हमने इस तरीके से पहले देखा है ना, ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आप अगर वैल्यूज पुट कर दें तो बहुत आसानी के साथ में आपको यहाँ पे क्या आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमें यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितने हैं, 10 है, और प्राइमरी में कितने टर्न्स है, इस तरीके से ये 200 टर्न्स है, और सेकेंडरी का वोल्टेज आपको फाइंड करना है इस तरीके से ES, और ये अपने पास में कितना है, प्राइमरी का वोल्टेज जो है 240 है ना, 240। तो यहाँ से एक बात आप समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी यहाँ पे अगर 10 दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आपके पास में 200 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर कौन से टाइप का होना चाहिए। अगर इस टाइप का अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसके ऊपर से हम यहाँ पे बताएंगे ट्रांसफार्मर कौन से टाइप का है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में अपने पास में सिर्फ 10 ही है और प्राइमरी में अपने पास में टर्न्स है वो 200 है और इसका वोल्टेज अपने पास में तरीके से 240 है। तो यकीनन हम यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में अगर कम है प्राइमरी से, तो ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होना चाहिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होना चाहिए। इसका मतलब अपना जो आंसर आना चाहिए इस तरीके से जो है वो आंसर यकीनन अपने पास में क्या होना चाहिए, इस तरीके से 240 से कम आना चाहिए। ये आपको जो इस तरीके यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक आपका असम्पशन हो, यहाँ पे आप सोच सकते इस बात को कि किस तरीके से हमारे आंसर आ सकते हैं करके। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, इसका एक मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 0 से 0 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 1 2 और 2 1 2 2 2 4, तो डायरेक्टली अपने पास में ES जो है वो 12 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज अपने पास में 240 था, हमने इस वोल्टेज को क्या किस तरीके से कम करके 12 वोल्ट कर दिए। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये भी आप यहाँ से इस तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चंस के ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, छोटे छोटे अपने MCQs बनते हैं कि अगर इस तरह आपको दिया है कि कुछ डेटा दिया हुआ है तो उससे यहाँ पे ट्रांसफार्मर की टाइप पूछा, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करके ट्रांसफार्मर की टाइप बता सकते हैं। उसके बाद में दिया है यहाँ पे कि क्वांटिटी, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो इस तरीके से अनचेंज रहती है। तो आपको मालूम है सबसे पहली बात कि ट्रांसफार्मर क्या करता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है
और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट होते रहता है। तो वोल्टेज और करंट तो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज चेंज नहीं होती है? तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए इस तरीके से, उसमें यहाँ पे एक में वोल्टेज, दूसरा करंट है और तीसरा फ्रीक्वेंसी है, चौथा नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पे एक चीज जो चेंज नहीं होती है वो हमारे पास में कौन सी है? वो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है। तो जितनी एसी मेन की फ्रीक्वेंसी है हमारे इंडिया में, जो एसी मेन की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी आपके पास में, वो फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी रखता है ट्रांसफार्मर, यानी 50 हर्ट्ज को 50 हर्ट्ज में ही कन्वर्ट करता है। सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से क्या करता है कि जो इनपुट की अपने पास में जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट वोल्टेज और करंट इज चेंज्ड बाय द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द हाई वोल्टेज टू एट लो करंट टू लो वोल्टेज एट हाई करंट। दिस इज द ट्रांसफार्मर। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन से हम यहाँ समझ सकते हैं इस बात को कि ट्रांसफार्मर है ना में कौन सी क्वांटिटी, कौन सा पैरामीटर चेंजिंग होता है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी व्हिच डज नॉट चेंज इन द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये बताता है कि ट्रांसफार्मर हैज 100 टन्स इन द प्राइमरी, यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अंदर जो है एनपी ये आपके यहाँ 100 टन्स है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे किस तरीके से एट द कैरी इट कैरी द करंट, उसके बाद में जो करंट है यानी इसका इनपुट करंट हमको यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका 8 एम्पियर है। ठीक है, 8 एम्पियर है। उसके बाद में इफ द इनपुट पावर इज 1 किलोवाट, हमारे पास इस तरह इनपुट पावर दिया हुआ है। इनपुट पावर, ये इनपुट पावर अपने पास में कितना है? इनपुट पावर आपके पास में वो है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। इसका मतलब ये अपने पास में कितना हो गया? ये हो गया 1000 वैट, 1000 वैट हमारे पास में इस तरीके से पावर दिया हुआ है। अब the number of turns the secondary has 5 the क्या है? The number of turns in secondary to have 500 volt output will be, secondary के अंदर आपको इस तरीके से number of turns फाइंड करना है। You have to find the number of turns in secondary, जबकि सेकेंडरी का जो वोल्टेज आपको दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो हमारे पास में कितना इस तरीके से, वो आपके पास में 500 वोल्ट है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट यहाँ क्या करेगा, है ना, उसने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से पावर के लिहाज से, ठीक है, पावर के लिहाज से वो क्या करेगा, पावर के लिहाज से इस तरीके से यहाँ पे इनपुट पावर फाइंड कर लेगा। ठीक है, इनपुट पावर, क्योंकि इनपुट करंट आपको दिया और इनपुट यहाँ पे इस तरीके से वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज यहाँ पे निकल जाएगा, और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो निकाल के नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के लिहाज से उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको कि इनपुट पावर अपने पास में जो है, इनपुट पावर हमारे पास में इनपुट पावर, ये इनपुट पावर जो आपका हुआ, इनपुट पावर इज इक्वल टू आपको होगा इस तरीके से कितना, इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट इनटू इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे पास में फार्मूला हुआ। इसमें इनपुट पावर जो है आपका वो है 1000 वैट, ये 1000 वैट हो गया। अपने पास में इनपुट करंट आपका 8 एम्पियर दिया हुआ है, और ये आपका कितना इस तरीके से आउटपुट इनपुट वोल्टेज आपको फाइंड करना है। तो देयरफॉर इनपुट वोल्टेज जो है, ठीक है, इस तरीके से इनपुट वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा 1000/8, 1000/8। ये हमारे पास में 4 से जाता है, 4 2 8 और 4 2 8, बस कितना नहीं अपने पास में 2, और ये 4 5 और ये 0 0। ठीक है, 2 1 2 1 2 2 2 5, यानी अपना इनपुट वोल्टेज जो आ गया 125 वोल्ट आ गया। ठीक है, इसलिए आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। अब इनपुट वोल्टेज अगर आपका हो गया तो आपको मालूम है इस तरीके से एक फार्मूला क्या हम लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये अपना फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज आपके पास में यहाँ पे आउटपुट की कितनी, आपके पास यहाँ पे 500 दिया है, और इनपुट का कितना इस तरीके से 125 है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आपको फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आपको फाइंड करना है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आपको कितने दिया है, ये आपको दिया है 100। ठीक है, 100 दिया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, ये इस तरीके से यहाँ पे भी कैंसिल हुआ, कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, इस तरीके से ना, तो इसका मतलब अपने नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो है वो अपने कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएगी, 400। तो आपका ऑप्शन होगा इस तरीके से, कौन सा आपका ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन समझ में आता है कि आपका सी ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हमने जो निकाले हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने निकले हैं, 400। इनपुट में इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज कितना टर्न्स है, 500 है। तो ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया, ट्रांसफार्मर में इस तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, जिसने क्या किया 500 वोल्ट, है ना, हासिल किया हाई से 125 वोल्ट से। ओके, ये आपको याद रखना है।
अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 1000 वोल्ट लाइन टू डिलीवर, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 1000 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 20 एम्पियर एंड 120 वोल्ट, ठीक है, एट द सेकेंडरी। तो इसका मतलब ये आपके पास में सेकेंडरी दिया हुआ है, सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का करंट आपको दिया है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज, लाइन से कितना करंट ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो क्या एक्चुअल में जो है वो आपको दिया है कि आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज दिया है, आउटपुट करंट दिया है, उसके बाद में इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज, और आपको एफिशिएंसी दी है और आपको इनपुट करंट दिया है, इस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज है ना, इस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स दिया है, क्या फाइंड करना है, हमको इस काम पहले इसको लिख लेते हैं। तो इनपुट वोल्टेज जो है आपका, आउटपुट वोल्टेज वो कितना है, 120 वोल्ट है, ये 120 वोल्ट हुआ, और करंट कितना है आपके पास में, आउटपुट हुआ इस तरीके से 20 एम्पियर, ये दोनों सेकेंडरी में, ठीक है सर, सेकेंडरी के अंदर इफिशियंसी आपकी 80% है, इफिशियंसी 80% है। उसके बाद में आपको यहाँ पे और क्या है, हाँ, करंट ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी, ठीक है, ये आपने इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इसलिए इनपुट वोल्टेज, ये आपका इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज आपको इसने 1000 दिया है, 1000 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, इफिशियंसी 80% है, ओके, 80%। उसके बाद में आपको यहाँ क्या करना है, इनपुट करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ईटा क्या होता है, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर के पास में ES और IS अपॉन इनपुट पावर IP और EP, ठीक है सर, इसमें रख देंगे वैल्यूज, एफिशिएंसी 80% है, 80 अपॉन 100% का मतलब। उसके बाद में यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमारे पास में 120 इंटू 20, और ये आपके पास में इनपुट करंट आपको फाइंड करना है, और इनपुट वोल्टेज कितना है आपका 1000 है, ठीक है, 1000। तो इसके दो जीरो से हमने यहाँ पे दो जीरो कैंसिल कर दिए, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया, ये जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में ऊपर बच गया 8, और यहाँ हमारे पास बन गया इस तरीके से 12 इंटू 2 अपॉन IP, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 4 1 4 4 3 तो देयरफॉर इनपुट करंट इसी को अपने पास में आएगा 3 एम्पियर, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, ये आपके पास में आंसर होगा। तो आपका आंसर है इस तरीके से, कौन सा, ए इसको ऑप्शन में दिया हुआ है 3 एम्पियर, तो दिस विल बी द आंसर, ओके। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, वो क्वेश्चन क्या बताता है, वो क्वेश्चन ये बताता है कि पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड इनपुट पावर ऑफ इनपुट बाय 2300 वोल्ट, यानी 2300 वोल्ट दिया हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग कितनी अपने पास 4000 टर्न्स है। What should be the number of turns in the secondary winding to get the output voltage at 230 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या बोला इसने कि पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स द इनपुट पावर, इनपुट पावर है अपने पास इस तरह इनपुट वोल्टेज उसने दिया इस तरीके से, इनपुट वोल्टेज यानी EP आपको दिया हुआ है कितना है, 2300 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब क्या, वोल्टेज को कम करने वाला है, तो आपको इसने आउटपुट वोल्टेज भी दिया है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आपके पास में ES इज इक्वल टू 23 वोल्ट है, 23 वोल्ट है इस तरीके से। उसके बाद में इनपुट में जो है टन्स है, ठीक है, इतना मतलब विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैव 4000 टन्स, यानी नंबर ऑफ टन्स इन प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टन्स है वो आपके पास में कितने 4000 है, ठीक है, 4000। तो नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी, आपको नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी NS आपको फाइंड करना है, दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है, कैसा क्या है, ये आपके पास में इस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा इसका फार्मूला, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन N3, दिस इज द फार्मूला, ये आपका फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले में क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करना है, तो आप यहाँ पे जो वैल्यूज रखेंगे, तो ES कितना आपके पास में इस तरीके से 23, ठीक है, 23 दिया हुआ है, और ये कितना है 2300 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में आपको फाइंड करना है कितनी होती है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपने पास में कितनी है 400। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन इसका मतलब वो ना हो नंबर ऑफ टर्न्स जो तुम्हारे पास में सेकेंडरी में आएंगी वो प्राइमरी से कम रहेगी, है ना। तो ये दो जीरो से मैंने दो जीरो क्या किया, इसके कैंसिल कर दिया, कि 23 से 23 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अपने पास में इसका रेशियो कितना बच गया 1:1 बच गया, और ये NS अपॉन कितना आ गया, इस तरीके से 40 आ गया, यानी इसका मतलब NS इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज 40 इस तरीके से। Okay, this is the 40, 400, 4000,
ओके 40 रहेंगे, वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास में 40 आएंगे। इसमें अच्छा ओके, मैंने 23 वोल्ट लिया, तो 23 वोल्ट अगर हम लेते हैं तो 40 टन्स आते हैं, और 230 अगर हम यहाँ पे वोल्ट लेते हैं तो 400 टन्स आना चाहिए। तो आंसर भी आपका बी आपका आंसर रहेगा। ओके, कोई घबराने की बात नहीं। मैंने यहाँ पे इसको इतना बहुत ज़्यादा स्टेप डाउन करके जो है कितना 23 वोल्ट कर दिया था, जबकि अपने पास में वो कितना था 230 वोल्ट है। तो उसका आंसर आपका कितना आएगा 400 टन्स है। वेरी सिंपल। The core of the transformer is laminated to reduce, है ना। हम यहाँ पे जो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ठीक है, कोर जिसके ऊपर यहाँ पे कॉइल को क्या करते हैं, वुड करते हैं, वो काय की यानी आप इसको यहाँ पे क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। यानी कोर को लैमिनेट करने का रीजन क्या है, तो काय की यानी इसको लैमिनेट करते हैं इस तरीके से। हम कौन सा लॉस हमारे पास होता है, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जब फ्लक्स चेंज होते हैं तो उसमें एडी करंट फ्लो होता है, और एडी करंट होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो उसको हीट को कम से कम करने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमको इस तरीके से यहाँ पे जो कोर है उसको लैमिनेट करना पड़ता है। उसको इस तरीके से चिप्स में काटते हैं हम, और चिप में काटने के बाद में क्या करते हैं कि उसको इस तरीके से यहाँ पे वार्निश लगाते हैं, कुछ कलर लगाते हैं, उसको इस तरीके से चिपका देते हैं, और चिपकाने के बाद में क्या करते हैं हम इस तरीके से उसके ऊपर जो कॉइल को वुड करते हैं। ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस क्या हो, कम से कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हमारे पास में पहले ही हमने जो ट्रांसफार्मर जब शुरू किया था, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से दो कॉइल है। जब दो कॉइल रहेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो तुम्हारे पास प्रिंसिपल होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल होगा। तो ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, जैसे आपने स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बोला, यहाँ पे रिलेशन आपको पूछा है कि रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज, है ना। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज हमारे पास में इस तरीके से बढ़ जाता है। जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो आप यहाँ पे सीधा सा आप यहाँ पे बता सकते हैं आंसर कि NS इज ग्रेटर देन NP, है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा, A रहेगा, ओके। इन अ ट्रांसफार्मर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर 5 and 4 रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ टर्न्स क्या बोला उसने कि नंबर ऑफ टर्न्स है इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, number of turns in primary coil and number of turns in secondary coil is equal to 5 by 4, 5 and 4, ठीक है, इस तरीके ऐसा दिया हुआ है respectively, and 220 volt is applied to the primary, the ratio of the current in primary and secondary, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द करंट अपने पास में या जो रेशियो जो हमारे पास बनता है इस तरीके से, वो रेशियो हमारे पास में ऐसा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी इज इक्वल टू, ये अपने पास में आता है करंट इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी, दिस इज द रेशियो, ओके। अगर ये आपके पास में इस तरीके से जो है ये 5/4 है, ठीक है, 5/4 है, तो ये IS अपॉन IP होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे जो करंट का जो रेशियो रहेगा वो अपने पास में क्या रहेगा, इसका उल्टा रहेगा। यानी इस तरीके से IP अपॉन IS ये रहेगा इस तरीके से 4/5, यानी 4:5 इस तरीके से लिख सकते हैं, 4:5, ठीक है। तो दिस आंसर विल बी 4:5। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि दोनों आंसर हमारे पास में दिया है 4/5 भी और 5/4 भी, और कैलकुलेशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ रिलेशन मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स में और करंट में क्या रिलेशन है। तो प्राइमरी में जो अपने पास में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी के करंट के बराबर रहता है। इसलिए एक रिजल्ट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट अपने पास में यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास में इस तरीके से प्राइमरी में कम होते हैं और सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं। तो सेकेंडरी की कॉइल के अंदर एक्चुअल में सेकेंडरी की जो कॉइल अपने थिन होती है क्योंकि उसमें करंट अपना लो फ्लो होता है, और प्राइमरी के जो तुम्हारे पास में कॉइल है, प्राइमरी कॉइल स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी जो कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, लेकिन वो थिक होती है क्योंकि उसमें यहाँ पे जो करंट होल्ड करना पड़ता है उसको ज्यादा करंट होल्ड करना पड़ता है, इसलिए वो थिक होती है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम होते हैं लेकिन कॉइल थिक होती है, और सेकेंडरी के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा होते हैं, हाँ, लेकिन अपने पास में करंट उसको कम होल्ड करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे उसको थिन बनाई जाती है। ये बनाने का अपने पास में इस तरीके से एक तरीका है जो आपको मालूम होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है वो ये है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हैज द टर्न इन द रेशियो 1:2। A Lagrange cell EMF 1.5 volt is connected across the primary.
the voltage across the secondary is। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पैदा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है और टर्न रेशियो दिया है, इसका मतलब यहाँ पे NP अपॉन NS है, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे NP अपॉन NS ऐसा रेशियो निकालेंगे। और फिर बाद में इस तरीके को हम यहाँ पे आपको EMF दिया है प्राइमरी का, और फिर हम यहाँ पे सेकेंडरी का आप यहाँ पे वोल्टेज निकालना शुरू करेंगे और समझेंगे हम आपका जो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 3 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन आपका जो 3 वोल्ट आंसर बिल्कुल गलत है। आपका जो 3 वोल्ट आंसर है वो बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लैग्रांज सेल दिया हुआ है और लैग्रांज सेल जो है वो DC होता है और प्राइमरी वर्क अपने जो ट्रांसफार्मर है वो काहे पे काम करता है, वो AC पे काम करता है। तो अब यहाँ पे इस तरीके आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रांसफार्मर कौन से कनेक्ट किस पर काम करता है। ट्रांसफार्मर के मतलब AC पे काम करता है। जब AC पे काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि DC वोल्टेज क्या रहेगा, उसका 0 रहेगा। तो लैग्रांज सेल हम जब लगाते हैं तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिलेगा उसका क्या रहेगा, 0 वोल्ट। ओके, दीज आर द ऑल क्वेश्चंस अबाउट ट्रांसफार्मर। Now we are going to study the coil rotating in uniform magnetic field. Okay. Now the next topic is coil rotating in uniform magnetic field. ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल रोटेट होती है तो उसका क्या उसके इफेक्ट होते हैं, है ना, क्या उसका इस तरीके से यहाँ पे क्या EMF कैसा इंड्यूस होता है, कितना EMF इंड्यूस होता है, और ये EMF हमारे पास जो इंड्यूस हो रहा है उसको हम यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइजेशन के बाद में उसका क्या क्या वो ईजी है या हार्ड है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस तरीके से हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। नाउ सी द नेक्स्ट ओके, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो हमारे पास में मैग्नेट हमने लगाए, एक साउथ पोल है दूसरा नॉर्थ पोल है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमारे पास में, तो दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की वजह से क्या होता है, दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की वजह से हमारे पास सबसे बड़ी बात ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक, इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द पैरेलल लाइंस। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ जो हमारे पास रहेंगे वो क्या रहेंगे, इस तरीके एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। उसमें हमने क्या किया, इस तरीके से एक कॉइल को हम यहाँ पे रखे हैं, है ना, एक कॉइल को रखे हैं। तो एक कॉइल जैसे अपने पास यहाँ पे रोटेट होती है, यहाँ पे इस तरीके से कॉइल है, ये कॉइल अपने पास में यहाँ पे कुछ एक्सिस है, ठीक, इस तरह एक्सिस है, इस एक्सिस के अलावा यहाँ पे कॉइल क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो कॉइल की रोटेशन से क्या होता है, कॉइल की रोटेशन से क्या होता है, ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा है कि जब कॉइल को यहाँ पे हमारे पास जो हमने जो वोल्टेज EMF जो इंड्यूस किया है उसका फार्मूला हमारे पास में इस तरीके से -d∅dt ये हमारा फार्मूला है। हमने सबसे पहले और यहाँ पे फाई की जो आपके पास वैल्यू जो हमने इस तरीके से फैराडेज लॉज और लेंस लॉ में पढ़ा है कि फाई अपने पास में आता है इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन है, इस तरीके से जिसमें जो डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास में इस तरीके से आता है AB इनटू cos ऑफ थीटा, cos थीटा। ठीक है, ये थीटा हमारे पास में इस तरीके से थीटा जो है मैग्नेटिक इंडक्शन जो है मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर ये दोनों के बीच का एंगल है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास में क्या है, थीटा है, वो हमारे पास में थीटा होता है। ओके, तो हमने सबसे पहले मैंने ये स्टूडेंट क्या किया है कि -d∅dt यहाँ पे A और B और उसके बाद इस तरीके से cos ऑफ थीटा ये हमारा फार्मूला बनता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने काम यहाँ पे किया, सबसे पहले यहाँ पे एरिया चेंज करके हमने एरिया चेंज करके इस तरीके से यहाँ पे फाई निकालने की मतलब EMF कितना इंड्यूस करना, EMF कितना इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर वो हमने स्टडी किया है। फिर हमने यहाँ पे इस तरीके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड यानी हमने यहाँ पे इस तरीके से छोटा मैग्नेट बड़ा मैग्नेट इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी हम यहाँ पे EMF इंड्यूस करने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे तीसरा जो मेथड देख रहे हैं कि कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, कॉइल को रोटेट करने वाले यहाँ पे क्या चेंज करें, इस तरीके से थीटा चेंज करके देख रहे हैं। ठीक है, थीटा चेंज करके देख रहे हैं और EMF कितना इंड्यूस होता है यहाँ पे इसकी स्टडी करने वाले। तो यहाँ एक बात समझ में आई है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना, यानी मैग्नेट को कम करना ज्यादा करना, ये भी बहुत ट्रिमेंडस है, बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद में एरिया को कम ज्यादा करना, एरिया को चेंज करना, ये भी हमारे पास में इस तरीके से बहुत ज्यादा मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे पास सबसे आसान काम मेरे डियर स्टूडेंट ये होता है कि हम यहाँ पे कॉइल को रोटेट करें। मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारे पास में इस तरीके जो ये कॉइल है, ये कॉइल अपने पास में होगी, आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से ये कॉइल होगी आपके पास में, ये मैग्नेट भी, तो कॉइल भी हमारे पास में यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी हम यहाँ पे चेंज करने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कॉइल का एरिया भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज होने वाला है
वो रोटेशन से एंगल चेंज होने वाला है। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि आपके पास समझो इस तरीके से कॉइल है, तो कॉइल को इस तरीके से हम यहाँ पर रोटेट करेंगे। जब एक कॉइल इस तरीके से रोटेट होती है तो कॉइल के इस रोटेशन की वजह से ईएमएफ कैसा हमारे पास में यहाँ पे चेंज होता है और ईएमएफ कैसा इंड्यूस होता है, इसका हम यहाँ पे मुताला करेंगे, इसका यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ओके, यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कि ईएमएफ जब यहाँ पे क्या करते हैं फ्लक्स, हाँ, तो जब हम जो है कॉइल को ऐसे रोटेट करते हैं, यहाँ पे सी है, ये हमारे सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास में कॉइल है, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल, ये हमारे पास में कॉइल का एरिया है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये हो गया हमारे पास में इस तरीके से क्या, दिस इज द कॉइल और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में इस तरीके से इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, अगर हम कॉइल को ऐसा लेते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइंटेड लेते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे रहेगा, यहाँ पे जो इसका इसको परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर रहता है। तो दोनों के बीच में जो है, ठीक, इस तरीके दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है, ये एंगल, ठीक है सर, अगर एरिया वेक्टर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में ऐसी है, तो दोनों के बीच में इस तरीके से एंगल बन गया, ये एंगल इस तरीके से, इसको हम ये एंगल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं इसको, थीटा, दिस इज द थीटा, ये हमारे पास थीटा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि एंगल जो बना हुआ है वो एंगल इस तरह से कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड के एंगल को हम जो है इस तरह थीटा नहीं कहते हैं, बल्कि एरिया वेक्टर, हम इस तरह यहाँ अगर इसका ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से रहेगा, इसका एरिया वेक्टर रहेगा, ठीक है, इस द एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी आप देख रहे हैं कि अगर कॉइल ऐसी रखी हुई है ना, कॉइल कैसी यहाँ पे इस तरीके से, यानी कॉइल अपने पास में अगर हम इस तरीके से अगर रखी हुई है तो एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बना है एक दूसरे के आप पैरेलल देख रहे हैं, क्या दिख रहा है, पैरेलल। इसका मतलब ये कि दोनों के बीच का जो एंगल हमारे पास में वो एंगल कितना है, यहाँ पे जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। जब एंगल अपने पास में जीरो हो गया, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉइल को ऐसे रोटेट करते हैं, कॉइल अगर ऐसे रोटेट होगी, ठीक है, ऐसे रोटेट होगी, तो यहाँ पे अगर अपने ऐसा हो गया, ठीक है, कॉइल ऐसे रोटेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास में ऐसी है। अब यहाँ जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर में और टाइम में, एरिया वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में, वो एंगल कितना हो गया, ये एंगल अपने पास में इस तरीके से 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का। तो जैसे कॉइल रोटेट होते जाती है वैसे एंगल अपने पास में चेंज होते जाता है, और जैसे एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स जो लिंक हो रहे हैं, ठीक है सर, यहाँ पे अपना अगर कॉइल हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कॉइल को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट करते चले जा रहे हैं, तो फ्लक्स जो तुम्हारे पास में यहाँ पे लिंक है वो भी चेंज होते चले जाते हैं, फ्लक्स अपने पास में लिंक हो रहे चेंज। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको बता के इसको समझा सकता हूँ उस तरीके से कि मेरे पास में यहाँ पे फ्लक्स है, या आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास में कुछ चौक है, मैं इसको बतौर फ्लक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आई यूज दिस चौक जस्ट एज ए फ्लक्स। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 और ये 5 चौक मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये मेरे पास में फ्लक्स है, these are the lines of force, ये अपने पास में फ्लक्स है ना, ऐसे फ्लक्स, ठीक है। अब एक कॉइल अपने पास में कभी ऐसी है, ठीक है, सर ऐसी है, तो फ्लक्स यहाँ से इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लक्स, ऑल द फ्लक्स आर पासिंग थ्रू द कॉइल बिकॉज द फ्लक्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्लक्स आर परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो फिर फ्लक्स अगर कॉइल अपने पास में ऐसा रोटेट करके ऐसी आ जाए, ठीक है, ऐसी अपने पास में अगर हो जाती है, अब यहाँ से कोई फ्लक्स इसमें से पास नहीं हो रहा है, कोई फ्लक्स, ठीक है, सारे फ्लक्स इधर से या इधर से हम यहाँ पे सर्किट निकल जा रहे हैं, कोई फ्लक्स पास नहीं, मतलब क्या फ्लक्स चेंज हो गए, ठीक है। फिर कॉइल अपने पास में रोटेट करके अगर ऐसी आती है तब यहाँ से तुम्हारे पास में फ्लक्स पास होना शुरू होते हैं। फिर अपने पास कॉइल को यहाँ पे रोटेट करके ऐसा करते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लक्स पास होना क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्लक्स में जो फ्लक्स जो तुम्हारे पास में इसमें पास हो रहे हैं तो इसके रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक कॉइल के रोटेशन की वजह से अपने पास में ये बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे कॉइल रोटेट हो रही है तो फ्लक्स का पास होना बढ़ रहा है, फ्लक्स का पास होना कम हो रहा है। ये फ्लक्स हमारे पास में से पूरे 5 अपने पास यहाँ पे पास होते हैं, फिर 5 के मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं, फिर माइनस अपने पास में इस तरीके से 5 होते हैं, फिर बाद में इस तरीके से क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो फ्लक्स में जो चेंज अपने पास में आता है, फ्लक्स में जो तुम्हारे पास चेंज आ रहा है, ये फ्लक्स के चेंज की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल, ये तुम्हारे पास में इसका प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये वर्क करता है। ओके, तो हमारा जो इस तरीके से यहाँ पे जो जनरेटर है, एसी जनरेटर बोलो या डायनामो बोलो, इसी के ऊपर काम करता है कि कॉइल को हम यहाँ पे रोटेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कॉइल को ऐसे पकड़ के कॉइल को यहाँ पे इस तरीके से हम इस तरीके से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये रोटेट करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आता है और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहाँ पे इसमें इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका फार्मूला हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं और ये सारे के सारे फार्मूले जो है एकदम इजी बनते हैं, एकदम जो है कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हमको फ्लक्स का फार्मूला पहले मालूम है कि फ्लक्स का फार्मूला अपने पास में फाई होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इस कॉइल के अंदर अपने पास में कितने टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, ये अपने यहाँ पे एन डिनोट करता है। उसके बाद में यहाँ पे ए मींस व्हाट, ए मींस एरिया, कि कॉइल का अपने पास में एरिया कितना है, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉइल, दिस इज डिनोटेड बाय ए। उसके बाद में यहाँ पे इस तरह के बीच में डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पे सीधे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, लाइंस ऑफ फोर्स कितने पास हो रहे इस तरीके से एरिया में से, दिस इज डिनोटेड बाय बी।
एंड देन हम इसका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अभी अगर लेते हैं तो अपने पास में आ गया a इंटू बी और यहाँ पे आएंगे से cos ऑफ थीटा और cos थीटा मींस व्हाट थीटा हमारे पास ज्योमेट्रिक इस तरीके से आप थीटा देखेंगे यहाँ कि थीटा अपने पास में क्या होता है सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जैसा अपने पास में यहाँ पे कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है किसी वेलोसिटी से अगर कॉइल रोटेट होती है तो उसकी एंगुलर यहाँ पे रोटेट हो रही है तो देयर सी बात है यहाँ पर उसमें क्या होगा सर एंगुलर वेलोसिटी आएगी और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन थीटा होता है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी वो आएगी ओमेगा इनटू टी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर थीटा। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से नोट कर लेते हैं NAB हाँ तो अपने कहेंगे cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर थीटा। ये हो गया तुम्हारे पास में फाई, क्या हो गया फाई। अब हम यहाँ पे जब फाई को है ना फाई हमसे यहाँ पे चेंज हो रहा है फ्लक्स में हम चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंज है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज गिवन बाय माइनस d phi by dt। ठीक है, दिस इज योर फार्मूला फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज अपने अंदर अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं तो आएगा d by dt ऑफ व्हाट इज योर फाई। फाई की तरह यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आएगा NAB इनटू अपने पास आएगा cos ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसकी यहाँ पे तुम्हारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो भाई कॉइल हमारे पास में है तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने वाले नहीं तो इस तरीके से ये क्या आएगा डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में एरिया हम जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो एरिया भी हमारे पास में इस तरीके कांस्टेंट है वो भी चेंज होने वाला नहीं है तो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में इस तरीके यहाँ पे तो मैग्नेट हम चेंज करने वाले नहीं है जो मैग्नेट एक बार फिक्स करके रखें तो मैग्नेट हमेशा फिक्स हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास में इस तरीके से क्या हो गया कांस्टेंट हो गया तो भी इस तरीके से बाहर आ जाएगा। यहाँ डेरिवेटिव भी तुम लोग करेंगे इस तरीके से d by dt तो करेंगे cos ऑफ ओमेगा t है ना। यहाँ चेंज अपने पास में कौन हो रहा है यहाँ चेंज हमारे पास तरीके से इसका रोटेशन की वजह से इसकी जो तुम्हारा अपने यहाँ पे जो चेंज होने वाला फैक्टर है वो ओमेगा t इसके अंदर डेरिवेटिव करेंगे इस तरीके का ओमेगा t तो ये इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ कॉस डेरिवेटिव अपने पास में कितनी आती है माइनस साइन थीटा आती है तो हम लिखेंगे माइनस NAB इनको अपने पास में ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में माइनस साइन ऑफ ओमेगा t इनटू d by dt ऑफ ओमेगा t इनटू कितना है इस तरीके से ओमेगा है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होगा माइनस माइनस बिकम प्लस ये हो गया NAB इनटू ओमेगा और ये इस तरीके से साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा t दिस इज द ये अपने पास में जो वैल्यू तुम्हारे पास में आ गई इसको बोलते हैं क्या ये किसी भी टाइम में हमको इस तरीके से वैल्यू मिलती है किसी भी टाइम में अगर हमको इस तरीके से यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू चाहिए कोई भी टाइम के लिए यहाँ पे तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। देखो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। अच्छा, इसकी वैल्यू पीक कब रहेगी मैक्सिमम आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो कब अपने को मिलेगी जब तुम्हारे पास में जो फैक्टर है ये फैक्टर कितना रहेगा 1 रहेगा है ना। अगर अपने पास में साइन ऑफ ओमेगा टी ना साइन ऑफ ओमेगा टी अपने पास में अगर 1 है तो ये तो अपने पास में जो e की वैल्यू है e की वैल्यू क्या रहेगी इस तरीके से मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में कितनी रहती है तो तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में इस तरीके से आएगी ये जो अपने पास में आएंगे इस तरीके से e इक्वल टू या इसको हम e0 से या e0 से इसको डिनोट करेंगे तो e0 इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा NAB इनटू ओमेगा है ना। ये तुम्हारे पास में क्या इस तरीके से दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ योर ईएमएफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। अब यहाँ पे ये तुम्हारे पास जो वैल्यू है ठीक इस तरीके से साइन ऑफ ओमेगा। Dear students, now we are in state to study the coil rotating in uniform magnetic field. The uniform magnetic field is created by the strong magnet. We have seen the two magnets. The two poles are here. See here. This is north pole. This is south pole. By those two strong magnets, we can create a uniform magnetic field. In this uniform magnetic field, there is a rectangular coil which is rotating. Now, as the coil is rotating, then what happens here? See here. अगर कोई कॉइल जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है इस तरीके से रोटेट होती है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से पास होती है। सी स्टूडेंट आप जो इस तरीके को ध्यान से देखें कि ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास होते हैं। अगर एक कॉइल अपने पास में से रोटेट हो रही है तो अभी यहाँ पे इस पोजीशन में ऐसा है कि लार्ज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एंड ऑल जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स है all this passing through the area of the cross section. ठीक है, therefore the flux are maximum when the coil is rotating. As the coil is rotating, now see as the coil is rotating, then no lines of force are passing through the area of the cross section. It means that the flux passing through the coil becomes zero. ठीक है, as it is here when the coil is rotating in this way. अगर coil को ऐसे रोटेट करते चले जाएंगे तो फ्लक्स अपने पास में धीरे धीरे कम होते ऐसे हो जाएंगे। जब कॉइल इस तरीके से ये पोजीशन के ऊपर आ जाती है तो कोई भी फ्लक्स यहाँ से लिंक नहीं होता है फिक्स नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स आर चेंजिंग। फिर अपने यहाँ पे अगर कॉइल इस तरीके से रोटेट होते हुए यहाँ पे ये पोजीशन के ऊपर आएंगी तो फिर अपने पास में यहाँ पे ऐसा हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ फ्लक्स आर पासिंग थ्रू द कॉइल। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे समझ में आने की बात है कि एज द कॉइल इज रोटेटिंग, जब कॉइल इस तरीके से रोटेट हो रही है हमारी कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है तो फ्लक्स हमारे पास में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेंजिंग फ्लक्स अगर अपने पास में है
तो चेंजिंग फ्लक्स की वजह से क्या होता है, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से अपने पास में होता है कि इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उसी का हमको यहाँ पे स्टडी करना है। हमने सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि फाई हमारे पास में होता है इस तरीके से n into a into b, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से अपने n की वैल्यू ऐसी आएगी, ये दोनों के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो ये हमारे पास में आएगा इस तरीके से NAB into cos थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा अपने पास में क्या इस तरीके से एज जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ में कॉइल रोटेट हो रही है तो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन t एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देयरफॉर थीटा एंगल अपने पास जो आएंगे इस तरीके से वो अपने पास में आएंगे जैसे ओमेगा t। तो आई कैन पुट द वैल्यू हियर, अपने यहां पे इस तरीके से थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो फाई बनेगा फ्लक्स जो हमारे पास बनेगा उसका फार्मूला आएगा NAB into cos of omega t, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लेंस अपने पास में दोनों के लॉ ये बताते हैं कि जो अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इफ देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स अगर इस तरीके से चेंज होता है तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है हमारे पास में आएगा फार्मूला E is equal to minus d phi by dt। ये भी आपने पढ़ चुका है। ये सारी की सारी जो चीजें यहाँ पे जो आपको दिख रही है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़े हैं, यानी कोई चीज नई नहीं है इसके अंदर। अगर कोई कॉइल इस तरीके से रोटेट होती चली जाती है तो कॉइल की रोटेशन के लिए जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ये सब आपको इस तरीके से मालूम है। आपने फ्लक्स को चेंज तो किया, ठीक है, फ्लक्स को हमने यहाँ पे जो चेंज किया तो हमने बस इस तरीके से दो तरीके से चेंज किया था। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके किया था, उसे हमने ईएमएफ इंड्यूस किया था। दूसरी बार हमने क्या किया था कि एरिया को जो मोशनल ईएमएफ जो प्रोड्यूस किया था हमने, मोशनल ईएमएफ, यानी अपने जब मोशनल ईएमएफ को जब प्रोड्यूस करते हैं तो मोशनल ईएमएफ हमारे पास जो आता है इस तरीके से क्या आता है E is equal to BLV, ठीक है, दिस इज द मोशनल ईएमएफ। ये मोशनल ईएमएफ हमने देखें कि अगर हम जब मोशन करते हैं इस तरीके से किसको, कंडक्टर को हमें अगर मोशन देते हैं तो मोशन की वजह से तुम्हारे पास जो ईएमएफ आता है वो भी हमने देख चुके हैं। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉइल को रोटेट करके देख रहे हैं और कौन सा कन्वीनियंट मेथड अपने पास में इस तरीके से उसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। और फोकस करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है कि सारा का सारा ईएमएफ जो उस तरीके से हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे अच्छा जो तुम्हारे पास मेथड है वो हमारे पास ना इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके है ईएमएफ प्रोड्यूस करने का, ना तो एरिया को चेंज करके। और सबसे कन्वीनियंट मेथड जो है जिसमें हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, वो कॉइल को रोटेट करके। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। तो वो बहुत सारे जो हमारे पास में पावर जो जनरेटर है, पावर जनरेटर, तो वहाँ पे पावर जनरेटर से ये काम किया जाता है कि इस कॉइल को टरबाइंस के जरिए यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करते हैं और टरबाइंस को रोटेट करके यहाँ पे क्या करते हैं, जो ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं और उससे हमको यहाँ पे बिजली जो मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होता है कि जहाँ पे हाइड्रोलिक पावर अपने पास में तो वहाँ पे पानी की तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इस कॉइल को रोटेट किया जाता है। जहाँ न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमारे पास में है तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या करते हैं, इस तरीके से हीट के जरिए जो अपने हीट जनरेट करते हैं उसके जरिए टरबाइंस को घुमाते हैं। जब टरबाइंस घूमते हैं तो उसको इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि उसके साथ में लगी इस तरीके से कॉइल है ये भी तुम्हारे पास में रोटेट होना शुरू होती है। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट पावर प्रोजेक्टर जहाँ पे इस तरीके से अलग अलग मेथड हम इस्तेमाल करते हैं कॉइल को रोटेट करने की। तो ये हमारे पास का फार्मूला तुम्हारे पास में इस तरीके से सेम चलेगा यहाँ पे। तो सारे के सारे फार्मूला तुम्हारे पास इस तरीके से पिछले हमारे देखे हुए हैं। तो यहाँ उसको हम डेरिवेटिव करते हैं कभी तो हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल जो है कांस्टेंट है तो ये n माइनस n अपने पास में बाहर निकल जाएंगे डेरिवेटिव के। एरिया तुम्हारे पास चेंज नहीं हो रहा वो भी बाहर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास कांस्टेंट है तो भी बात क्या हो जाएगी इस तरीके से डेरिवेटिव के बाहर आएगी। तो डेरिवेटिव हम जो करेंगे इस तरीके से करेंगे कोसाइन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसकी हम यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं। तो कॉस टर्मिनेट जो डेरिवेटिव आती है कॉस की वो आपको मालूम है क्या आती है, cos की डेरिवेटिव अपने पास में इस तरीके से आती है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इनको अपनी लिखते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, ये कितना होता है, ये होता है इस तरीके से ओमेगा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन बनेगा इस तरीके से आएगा इस तरीके से n ओमेगा n a b इनटू ओमेगा इनको अपने पास में इस तरीके से माइनस माइनस बिकम प्लस और ये रहेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में इस तरीके से e की वैल्यू। दिस वैल्यू ऑफ e इज चेंजेस कंटीन्यूअसली विद द टाइम, ठीक है। ये अपने पास में जो टाइम यहाँ पे दिख रहा है टाइम फैक्टर, इसके साथ में यहाँ पे e की वैल्यू कंटीन्यूअसली चेंजेस होती है, इसलिए हम यहाँ पे e को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओके। तो साइन की वैल्यू जो है मैक्सिमम कब होती है, when the where the value of sin become maximum, कहां पर तुम्हारे पास जो साइन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है और कितनी होती है। तो हमको इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मालूम है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है, 1 है। और साइन 1 हमारे पास में कब आता है, जब ओमेगा टी तुम्हारे पास इस तरीके से कितना होता है 90 डिग्री होता है या इस तरीके से π/2 रेडियन होता है, ठीक है। ये sin 90 कितना होता है, 1 एंगल अपने पास में इस तरीके से π/2 रहेगा। तो e अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में e जो है वो हो जाएगा तुम्हारे पास में इस तरीके से NAB into यहाँ पे आएगा ओमेगा into 1 and this value of E is called peak value of EMF and is denoted by E naught। तो E naught is equal हो जाएगा ANNB into omega। This is your peak value। Now if you put the peak value of EMF
तो अपने पास में जो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला अपने पास में आएगा इस तरीके से E इज इक्वल टू E0 एंड देन साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये अपने पास में फंडामेंटल फार्मूला है EMF का, मतलब कॉइल इज रोटेटेड। अगर हम कॉइल को रोटेट करते हैं तो कॉइल को रोटेट करने के बाद हमारे पास जो EMF इंड्यूस होता है कॉइल का, वो अपने पास में कॉइल जो EMF इंड्यूस होता है उसका फार्मूला अपने पास में ये है E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द फंडामेंटल फार्मूला फॉर योर EMF। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर डिफरेंट सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो हमने जो फार्मूला आया है कि फार्मूले के अंदर यहाँ पे इस तरीके इसका जो बिहेवियर है, इसका बिहेवियर या तुम्हारे पास में इस तरीके से इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरीके से हमको दिखेगा, तो उसके लिए हमको एक थोड़ा सा इसको यहाँ पे वीव करना पड़ेगा कि अपने पास में दिस इज द अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल है और उसके बाद ये अपने पास में इस तरीके से ये कॉइल है, तो एक कॉइल का हमारे पास में क्या हो गया एरिया वेक्टर। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे वर्टिकल ऐसे यहाँ पे इसको खड़ा कर हम यहाँ पे व्यू देखेंगे ऐसा, तो अगर इसका खड़ा व्यू अगर देखते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिखेंगे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगे ऐसी सीधी, और एक कॉइल का ये वाला फेस आपको दिखेगा और ये आपको इस तरीके से एरिया वेक्टर दिखेगा, एरिया वेक्टर। तो इसको हम यहाँ पे अगर रोटेट करेंगे ठीक इस तरीके से ना, और रोटेट करने के बाद इस तरीके डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे उसका हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो मुझको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा कि मैं यहाँ पे ये जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड है जो वाली ठीक इस तरीके से, इसको आप यहाँ देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, दिस आर माय मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द कॉइल एंड दिस इज माय एरिया वेक्टर। ये तुम्हारे पास इसका एरिया वेक्टर है ऐसे, ठीक है एरिया वेक्टर। अब यहाँ से मैं ऊपर से अगर इसको देख रहा हूँ तो मुझको क्या दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मुझको मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगे ऐसी, ठीक है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में ये कॉइल दिखेगी एंड दिस इज द कॉइल, ये मुझको ऐसी कॉइल दिख रही है, ये कॉइल है ऐसी, ठीक है ये हाल में अपने पास में कॉइल है, ये कॉइल है। तो मैं कॉइल को इस तरीके से ऐसे लेता हूँ तो ये मेरी कॉइल होगी ऐसी, ठीक इस तरीके से, ये मेरी कॉइल होगी, ये कॉइल है ठीक इस तरीके से, ये कॉइल है मेरी, ये कॉइल ऐसे, और ये इसका तुम्हारे पास में क्या इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ पे दिख रही है आपको, तीन चीजें, ये व्हाइट वाला जो है ठीक इस तरीके से, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे इस तरीके से कॉइल है, कॉइल ऐसी होगी हमारी, ठीक इस तरीके से कॉइल है, और ये जो रेड में आपको दिख रहा है इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है ये जो एरिया वेक्टर है तो ऐसे है ना। और हम यहाँ पे इसके सिचुएशन के हिसाब से अगर डिफरेंट चार इसके हम यहाँ पे इसके क्या करेंगे, इसके सिचुएशन अलग अलग बनाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी, ठीक है ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हुई, और बाद में इस तरीके से ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने अलग अलग सिचुएशन के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है, ठीक है। अब ये अलग अलग सिचुएशन जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है इसके हिसाब से कॉइल कैसे रोटेट हो रही है वो आपको देखेगा कि कॉइल अपने पास में यहाँ से कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है बाद में कॉइल यहाँ से ऐसी रोटेट हो जाएगी, बाद में कॉइल ऐसे रोटेट हो जाएगी, ठीक है फिर कॉइल अपने पास में ऐसे रोटेट हो जाएगी, और फिर कॉइल ऐसे रोटेट हो जाएगी, ठीक है। तो कॉइल अपने पास में जब ऐसे रोटेट होती है तो कॉइल अपने पास में कैसे हो जाती है, किस तरीके से जाएगी कॉइल, हमारे पास कॉइल की पोजीशन जो हो जाएगी, दिस इज द पोजीशन ऑफ द कॉइल। अगर ये कॉइल की पोजीशन ऐसी होगी तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से ये पोजीशन में आ जाएगा, ये पोजीशन में आ जाएगा। अब कॉइल अपने पास में दूसरी का रोटेट होकर जो है ठीक है इस तरीके से, कॉइल रोटेट अपने इस तरीके से यहाँ चली जाएगी, कॉइल रोटेट होकर ऐसी हो जाएगी, ठीक है ऐसी हो जाएगी, तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास में जो है ऐसा हो जाएगा, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में कॉइल वापस रोटेट होगी ठीक इस तरीके से, क्या हो जाएगी कॉइल अपने पास में रोटेट होकर ऐसी आ जाएगी, ये कंडीशन में आ जाएगी, ये कंडीशन में आ जाएगी है ना। और इसका एरिया वेक्टर जो है वो ऐसा हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। बाद में कॉइल रोटेट होकर वापस ठीक है सर अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगी ऐसी, ये कॉइल की अपने पास में ओरिजिनल पोजीशन है और ये इसका एरिया वेक्टर पोजीशन है, ठीक है इस तरीके से। तो हो गया एक कंप्लीट रोटेशन, दिस इज द कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो पहले कॉइल इस तरीके से थी, ठीक है ऐसी थी अपने पास में रोटेट हो गई, बाद में कॉइल अपने पास में रोटेट ऐसे रोटेट हो गई, तुम्हारे पास में ऐसी हो गई, ठीक है फिर बाद में इस तरीके से ऐसी हो गई, और फिर बाद में यहाँ पे ऐसी हो गई, और फिर वापस अपनी पोजीशन के ऊपर ऐसी आई, ठीक है दिस इज वन रोटेशन। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो अपना एंगल है ठीक इस तरह का, यहाँ हमारा जो एंगल है जो थीटा वो कितना है, यहाँ पे हमारा एंगल वो थीटा हमारे पास में इस तरीके से 0 है, तो साइन 0 कितना हो, अगर एंगल 0 अपने पास में इसका मतलब ओमेगा टी क्या हो गया, ओमेगा टी आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ईएमएफ साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो आपका 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हाँ ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, सॉरी अगर हमारे पास इस तरीके से एंगल अपने पास जो ठीक इस तरीके से एंगल 0 है, एंगल अपने पास में एरिया वेक्टर में ठीक इस तरीके से ना, एरिया वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 का हो गया, एंगल अगर 0 का है तो साइन 0 कितना होता है अपने पास में इस तरीके से 0 होता है, तो ये अपने पास में कितना होगा 0, ओके सही है।
उसके बाद में यहाँ पे अगर यहाँ पे रोटेट होकर हम अगर देखेंगे तो ये एंगल हमारे पास में थीटा जो है वो थीटा बन गया आपके पास में π/2, ठीक है, एंगल थीटा π/2 बन गया। तो ओमेगा टी जो है, ठीक है, ओमेगा टी वो अपने पास में कितने का हो जाएगा, ओमेगा टी अपने पास में जो इस तरीके से वो भी हो जाएगा π/2 का। तो यहाँ अपने पास जो ई है वो ई कितना हो जाएगा, ई अपने पास में sin π/2 कितना होता है, sin π/2 1 होता है, तो ई की वैल्यू अपने पास में आएगी E0, ठीक है, E0। अब यहाँ अपने पास में अगर देखेंगे तुम लोग जो है कि टाइम, अच्छा हम यहाँ पे थीटा टी के हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो तीसरी पोजीशन में अगर हम यहाँ जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास में जो है थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, यहाँ पे जो अपने पोजीशन है वो थीटा इज इक्वल टू आएंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएंगे सिर्फ पाई, थीटा पाई हो गया, ठीक है। तो ओमेगा टी भी कितना हो गया, ओमेगा टी अपने पास में इस तरीके से पाई हो गया, और ई इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो गया, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई होता है 0, तो हो गया अपने पास में 0। ओके, अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अपनी पोजीशन के वजह से 3π/2 है, 3π/2, ठीक है, 3π/2। तो ओमेगा टी अपने पास में कितना हो जाएगा, 3π/2 हो गया, और ई इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है वो हो जाएगा कितना, -1, क्योंकि यहाँ पे sin 3π/2 कितना होता है, माइनस होता है, -1, तो ई इज इक्वल हो जाएगा -E0। नाउ अगले पोजीशन में अगर हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से कि जब हमारे पास में हो गया माइनस हो गया, अब थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ लेंगे इस तरीके से 2π, है ना, थीटा इज इक्वल टू 2π, तो ओमेगा टी भी तुम्हारे पास में कितना आ गया, यहाँ पे ये आगे तरीके से 3, ये 2π हो गया आपका 2π, और ई इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं किस तरीके से, टाइम एक्सिस के ऊपर, ये आपका अगर टाइम एक्सिस हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका टाइम एक्सिस हुआ ये, ठीक है, और ये आपका इस तरीके से EMF है, ठीक है, दिस इज योर टाइम एक्सिस, यानी आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इज टी। हम टाइम एक्सिस को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम अगर मैं लेता हूँ तो टाइम की अगर यहाँ पे बात करते हैं कभी, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे किस तरीके से कितना है, t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल हो जाएगा इस तरीके से t/4 होगा, ठीक है। यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना होगा, t इज इक्वल अपने पास में आएगा इस तरीके से स्मॉल t इज इक्वल टू आपका आएगा t/2 आएगा, ठीक है, t/2। यहाँ पे अपने पास में आएगा इस तरीके से t इज इक्वल टू 3t/4 एंड देन t इज इक्वल टू कितना आएगा इस तरीके से 4t/4, मतलब क्या आएगा, t इज इक्वल टू t। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल, ये आपकी कंप्लीट साइकिल हुई। अब टाइम एक्सिस के ऊपर आप यहाँ देखेंगे ठीक इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ, ठीक, इस तरीके से ये फॉर्म में, यानी यहाँ हमारे पास में क्या है, 0 है, ओके, ये 0 आपका, और यहाँ आपका इस तरीके से ये पूरा एक्सिस है, ठीक, इस तरीके से ये कॉइल का रोटेशन हुआ, ये हो गया 0, ये अपने पास में आएगा इस तरीके से क्या, ये आपका t इज इक्वल टू t/4, this is t/2, this is 3t/4 and this is your t, okay, so this is your t/4, this is t/2, this is 3t/4 and this is t, okay। तो ये अपने पास में क्या है, e की जो पीक वैल्यू हमारे पास में इस तरीके से E0 है, और दूसरे डायरेक्शन में e की जो पीक वैल्यू है वो अपने पास में क्या है, यहाँ पे -E0 है, ठीक है, ठीक है, स्क्रीन पर, ओके। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें इस तरीके से, मालूम है कि ये जब टाइम 0 होता है तो e के अपने पास में 0 होता है, ओके, जब t हमारे पास में t/4 होता है तो e की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ आती है, ठीक है, इस तरीके से t की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे जब t इज इक्वल टू कितना होता है, t/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो ये वैल्यू आपको मिल गई, ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। उसके बाद में जब t इज इक्वल टू -3t/4 है तो यहाँ पे e की वैल्यू अपने पास मिलती है, माइनस में आती है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते चले जाएंगे, ठीक, इस तरीके ज्वाइन करते जाएंगे, तो अगर हम इसको ज्वाइन करते जाते इस तरीके से सीधा, तो आपकी जो कर्व है ये इसी मिलेगी, यहाँ ऐसा, फिर बाद में यहाँ से ऐसा, और बाद में ऐसा, ठीक, इस तरीके ये कर्व मिलेगी। लेकिन कर्व आपके पास में जो है, ठीक, इस तरीके से ये कर्व स्ट्रेट लाइन बताती है, लेकिन हमारी जो कर्व इस तरीके से बताती है उसके पास में क्या साइन थीटा है, तो साइन थीटा के हिसाब से कर्व नहीं बनती है ना, तो अपने पास जो वेरिएशन हमारे पास में, क्योंकि वो साइनोसाइडल वेरिएशन है करके हमारा जो हमारे पास में इस तरीके से जो वेरिएशन रहेगा इसका, वो ऐसे साइनोसाइडल फॉर्म में रहेगा, यानी कर्व फॉर्म में रहेगा। कर्व फॉर्म में क्यों रहेगा, उसका एक बहुत बड़ा डिटेल है जो हम यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, इसको जो है कि अगर इसको t/4 को भी अगर हम छोटे छोटे इंटरवल के अंदर डिवाइड करते हैं तो हमको समझ में आता है इस तरीके से, अगर हम 30, 60 और 90 में इसको डिवाइड करते हैं, 20 में डिवाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू अपने पास जो चेंज होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो कर्व बनता है वो कर्व इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से साइनोसाइडल कर्व बनता है, तो साइनोसाइडल कर्व अपने पास इस तरीके से आपको दिखेगा, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये साइनोसाइडल कर्व हो गया जो आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो दिस इज योर साइनोसाइडल वेरिएशन, ठीक, इस तरीके साइनोसाइडल वेरिएशन। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट होती है, ठीक है, ये स्टूडेंट, जैसे कॉइल रोटेट होती है तो कॉइल के रोटेट होने से क्या होता है कि एक बार अपने पास में EMF मैक्सिमम हो जाता है, तो दूसरी बार इस तरह यहाँ पे 0 होता है, बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरीके से EMF बनता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो EMF की जो हमारे पास में जो वैल्यू है वो एक बार पॉजिटिव होती है, दूसरी बार नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग EMF बोलते हैं। क्या होता है इसको, अल्टरनेटिंग EMF, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द EMF चेंजेस
टू टाइम्स और पॉजिटिव नेगेटिव इन वन साइकिल, एक साइकिल में 2 बार अपने पास इस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज होती है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अपने पास में अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ओके, यहाँ तक अगर आपके बात समझ में आ गई तो यहाँ से आपको यहाँ पे ग्राफ भी समझ में आ गई, उस तरीके से रोटेशन के हिसाब से हमने देख भी लिए कि किस तरीके से यहाँ पे कॉइल रोटेट होती है, यहाँ पे ईएमएफ कैसा बनता है। तो दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, इसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं। इस ईएमएफ के अंदर क्या होता है कि एक साइकिल के अंदर 2 बार, हम यहाँ पे देखें इस तरीके से, आपने इसको देखा है स्क्रीन के ऊपर, देखें स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देखें, उसको बताओ चेंज करो स्लाइड। स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि एक बार अगर आपने इस तरीके से वैल्यू आएगी, ठीक है, कॉइल की रोटेशन की वजह से इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक रोटेशन के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा इस तरीके का रोटेशन, पूरा एक मुकम्मल जब रोटेशन होता है तो यहाँ पे वैल्यू अपने पास में 2 बार क्या होती है मैक्सिमम होती है, और 2 बार अपने पास में क्या होती है मिनिमम होती है। यानी अपने पास में क्या होता है कि इंडिया में हमने यहाँ पे सेट करके रखे कि कॉइल का जो रोटेशन है, कॉइल का रोटेशन वो 1 सेकंड में 1 सेकंड में 50 टाइम्स रोटेट होती है। यानी हमें इसका जो फिगर अपने पास में इस तरह की फ्रीक्वेंसी है इसकी वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1 सेकंड में यहाँ पे जो कॉइल है वो 50 टाइम इस तरीके से रोटेट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रोटेशन में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होता है, तो एक इस तरीके से यहाँ पे एक रोटेशन 50 टाइम अपने पास 1 सेकंड के अंदर मैक्सिमम कितनी होगी, 1 सेकंड के अंदर जो मैक्सिमम अपने पास में आएंगे इस तरीके से वो कितनी आएंगे 100 टाइम्स आएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएंगी इस तरीके से 100 टाइम। तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है हमको कि जैसे कॉइल रोटेट होती है तो कॉइल के रोटेशन की वजह से जो है ईएमएफ अपने पास में यहाँ पे क्या होता है चेंज होते जाता है, एंड दिस इज फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, ये अपने पास में अल्टरनेटिंग ईएमएफ हुआ। आपको यहाँ पर जो आपकी जो क्वेश्चंस दिए गए आपकी बुक के अंदर जो है वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको, मतलब सिर्फ यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन आपको दिए हैं, जबकि यहाँ पर एक कॉइल जो रोटेट होती है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो डायरेक्शन अपने पास में यहाँ पे जो बता रहे हैं इस तरीके से डायरेक्शन हम जो बताते हैं कि करंट का डायरेक्शन अपने पास में इस तरीके से क्या रहेगा, तो उसको दिखाने के लिए हम ये क्या करते हैं, उसको दिखाने के लिए हम इसलिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अपने पास में ये है कि ये अपने पास में जो है दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है, और दिस इज द रोटेशन ऑफ द कॉइल, ये रोटेशन ऑफ द कॉइल हो जाता है थंब। तो ये जो अपने पास में इस तरीके से मिडिल फिंगर है ये आपको दिखा दी इस डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर है, हमारे पास 3 फिंगर है, एक अपने पास में इस तरीके से दिस इज द राइट हैंड रूल कि ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर दिखाती है अपने यहाँ पे इस तरीके से क्या दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, और दिस थंब शोज द रोटेशन ऑफ द कॉइल। देन अपने जैसा कॉइल रोटेट होती है तो उसके हिसाब से यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमारे पे क्या होता है चेंज होता है। तो अगर ये अपने पास में कॉइल इस तरीके से रोटेट हो रही है ना, तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लगाता हूँ राइट हैंड, तो आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से किस तरीके से रोटेट होती है और कैसा हमारा हमारी कॉइल इस तरीके से यहाँ पे रोटेट ऐसे रोटेट हो रही है कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो अपने मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल आपकी इस तरीके से आगे आ रही है, ठीक है, आगे आ रही है, तो करंट अपने पास कहाँ जाएगा इस तरीके से ऊपर जाएगा। करंट जब ऊपर अपने पास में जाता है तो ये जो अपने पास पॉइंट है यहाँ से चार्जेस पूरे ऊपर चले गए, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अगर चले जाते हैं तो दिस पॉइंट बिकम नेगेटिव, अपने पास में नेगेटिव हो गया, ठीक है, और अपने पास इस तरह यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अब इससे जब रोटेशन अपने पास में जब होता है रोटेशन, तो ये टाइम पे अपने पास यहाँ पे क्या हुआ कि दिस पॉइंट बिकम नेगेटिव एंड दिस पॉइंट बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन अपने पास में जो इसके इंडेक्स के अंदर यानी सोर्स के अंदर, ठीक है, सोर्स के अंदर हमने ये बात अच्छी तरीके से पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि सोर्स के अंदर जो है करंट का जो डायरेक्शन होता है अपने पास में वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ पे कॉइल ऐसे मूव हो रही है, जब कॉइल का अपने पास में ये पार्ट ऐसे सामने आ रहा है, ठीक है, सामने आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो करंट अपने पास में इससे ऊपर जा रहा है, जब ये करंट अपने पास में ऊपर जाता है तो यहाँ पे अपने पास में नेगेटिव बनता है, यहाँ पे क्या बनता है पॉजिटिव, यानी करंट का डायरेक्शन सोर्स के अंदर कैसा हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन सेम टाइम जब इस तरीके का ये पार्ट अपने पास में जब इधर आता है तो यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ लगाएंगे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जब अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो करंट अपने पास इस तरीके से नीचे आता है, नीचे, तो अब यहाँ नीचे अपने पास में आ रहा है करंट, तो दिस बिकम क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा इस तरीके से नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से जब कॉइल अपने पास में रोटेट होती है, कॉइल जब रोटेट होती है तो एक पार्ट जब ऐसे रोटेट हो रही है कॉइल, तो एक बार ये पार्ट अपने पास में इस तरीके से पॉजिटिव बन गया एक हाफ के अंदर है ना, तो इस तरह रोटेट होगा, जब दूसरा पार्ट अपने पास में आता है तो ये पार्ट अपने पास में क्या हो गया नेगेटिव हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो अल्टरनेटिंग अपने समझ में क्या कॉइल के रोटेट होने से, पूरे कॉइल के रोटेट होने से एक बार अपने पास में यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता है, एक बार क्या मिलता है नेगेटिव पॉइंट मिलता है, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये अपने पास में अल्टरनेटिंग ईएमएफ हुआ। ओके,
अब यहाँ पे अल्टरनेटिव ईएमएफ होने के बाद जो करंट अपने पास में प्रोड्यूस होता है वो भी अल्टरनेटिव करंट अपने पास में होता है, ठीक है। अब अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, जब अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कॉइल इस तरीके से जब रोटेट होती है, इस तरीके से जब रोटेट होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे एक साइड इस तरीके से जाते हैं, है ना, एक साइड जाते हैं। उसके बाद जब दूसरी बार जब कॉइल तुम्हारा दूसरा जब रोटेट कर दूसरे सेकंड हाफ में अपने पास में होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास में इस तरीके से यहाँ आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव होते रहते हैं, मूव, ठीक है। तो ये अपने ऐसा जो मूवमेंट अपने पास में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन। देयरफॉर दिस करंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑसिलेट करते रहते हैं, ऑसिलेट यानी मैक्सिमम टू जीरो, फिर जीरो टू यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, फिर नेगेटिव समझिए जीरो, फिर सीधे इस तरीके से पॉजिटिव। तो ये अपने पास जो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कैसे यहाँ पे तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑसिलेट करते रहते हैं और इनके ऑसिलेट से जो करंट फ्लो होता है दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो अपने इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे भी तुम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर ये मेरे पास में इस तरीके से यहाँ पे दिखाने का डायरेक्शन है, ठीक, इस तरह ना, और यहाँ से अपने कॉइल को रोटेट करना शुरू किए, कॉइल को रोटेट करना शुरू किए, ठीक है। तो एक बार अपने पास में क्या होगा, कॉइल इस तरीके से एक साइड जाएंगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ठीक है। बाद में इस तरीके से क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर अपने यहाँ पे ये निगेटिव नीचे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे, फिर यहाँ से अपने पास में यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से तुम्हारे पास में कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये अपने पास में दिखा रहे हैं, ठीक, इस तरीके से जो है ये जो दिखा रही चीज ये अपने पास में क्या दिखा रहा है, ऑसिलेशन दिखा रहा है, ऑसिलेशन। अब यहाँ पे आपने एक और चीज देखा होगा कि अगर हमको यहाँ पे इसका डायरेक्शन है ना, तो अगर ये पता करना है कि कौन से टाइम में जो है, कौन से टाइम में कि ईएमएफ पर्पस में कितना है ना, तो हमें पोजीशन फाइंड करना है या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको। तो ये साइनोसाइडल डायग्राम से जो है इस तरीके से साइनोसाइडल डायग्राम अपने पास में जो है, इस साइनोसाइडल डायग्राम से अपने पास में जो है फेज नहीं पता चलता, ठीक है, फेज नहीं पता चलता। हमारी जो इक्वेशन अपने पास में E = E0 sin of ओमेगा t आपकी जो है इक्वेशन है, ठीक है सर, इक्वेशन है, ईएमएफ की इक्वेशन है। तो इस ईएमएफ की इक्वेशन में आप इस तरीके से ये भी पता चलता है कि कौन से टाइम में आपके पास में ईएमएफ कितना है और कहां पे उसकी पोजीशन क्या है। तो उसको दिखाने के अपने पास में एक मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो आप यहाँ पे 2 मिनट के फेजर डायग्राम में देख लें, क्योंकि आपने फेजर डायग्राम की स्टडी जो है ऑसिलेशन में किया है। तो आपको मालूम है कि अगर कोई इस तरीके से यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन है ना, और ये तुम्हारा था कैसे सर्कल का अपने पास में एक डायग्राम, ये डायमीटर है, दूसरा डायमीटर अपने पास में ये, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा इसका जो मैक्सिमम जो अपने पास में इसका जो डिस्टेंस है ये अपने पास में इस तरीके से समझो a है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, a। तो अगर कोई पार्टिकल अपने पास में यहाँ पे अगर यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम t = कितना है, 0 है। अगर ये टाइम t1 है ना, अगर t1 टाइम में अपने पास में पार्टिकल अगर यहाँ पे आता है तो उसका एंगल कितना बनेगा, एक टाइम में, एक अगर हमें टाइम = 0 है तो थीटा इसका एंगल जो तुम्हारे पास बनेगा वो बनेगा इस तरीके से 0। अगर हम ऐसे टाइम को हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है, टाइम को अगर हम चेंज करेंगे यानी 1 सेकंड में जो एंगल बनेगा कितना आएगा, 1 ओमेगा, दूसरे सेकंड में एंगल बनेगा कितना आएगा, 2 ओमेगा, तीसरे सेकंड में अपने जो घूमेगा तो कितना आएगा, 3 ओमेगा। वैसे 30 सेकंड में तो यहाँ पे इस तरीके से अगर पार्टिकल मूव करता हुआ, हरकत करता हुआ यहाँ पे आ जाए पॉइंट P के ऊपर, तो यहाँ पे एंगल अपने पास में बनेगा वो रहेगा इस तरीके से ओमेगा t, ठीक है, ओमेगा t। अब यहाँ पे अगर हम इसका प्रोजेक्शन का भी लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ना, इसका प्रोजेक्शन अपने पास इस तरीके से यहाँ अपने पास में अगर लेते हैं, ये प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है इस तरीके से y कंपोनेंट है ना, और ये अपने पास जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन तुम्हारे पास में क्या करेगा, इसकी पोजीशन दिखाएगा। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पोजीशन दिखाने वाला बोलते हैं, इसलिए इसको यहाँ बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ईएमएफ का हम यहाँ पे फेज और ईएमएफ की पोजीशन यहाँ से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू अपने पास में कैसी आई ये आपको दिखाना है। यहाँ पे जितना तुम्हारे पास में इसको हम यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये अपने पास में रेक्टेंगल बन जाता है, और रेक्टेंगल के हिसाब से अगर अपने पास में ये अगर y है तो ये भी क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन अपने पास जो आएंगे इस तरीके से, यहाँ पे y में और a में क्या रिलेशन है, y में और a में जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं साइन, है ना, साइन ऑफ ओमेगा t, है ना। साइन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपो क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा t हो गया। तो देयरफॉर y इक्वल तो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा a sin ऑफ ओमेगा t, ठीक है, ये साइन ऑफ ओमेगा। जैसे जैसे आपका यहाँ पे t चेंज होता चला जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे t है ना, सर यहाँ पे अगर हम इस तरीके से किसी टाइम में पार्टिकल यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ आ गया, या किसी टाइम पार्टिकल यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ आ गया, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आ गया, तो जैसे आपका टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ये एंगल भी चेंज होता जाएगा, ये एंगल चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन अपने पास में यहाँ है तो इसका प्रोजेक्शन अपने पास में यहाँ होगा, इसका प्रोजेक्शन हमारे पास में यहाँ होगा। वैसे वैसे अपने पास y की जो वैल्यू है वो चेंज होते जाएगी। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी पाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, वो कितनी रहेंगी अपने पास, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी, वो रहेंगी इस तरीके से a,
कितने आएंगे 8, क्योंकि दिस इज द रेडियस वेक्टर एंड दिस इज आल्सो द रेडियस वेक्टर। ओके, अपने पास में ये बात समझ में आई। तो ये अपने पास में क्या दिखा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे इस तरह जो पार्टिकल जैसे इस तरह यहाँ पे रोटेट करता चला जाएगा, उसका जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर वो यहाँ पे पहले यहाँ से 0 से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से अपने पास में जब ये पार्टिकल यहाँ से हरकत करता हूँ यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो वैसे वैसे हम यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या होगा, इसका ये फेज जो है, ये फेज एंगल चेंज होता जाएगा, फेज एंगल चेंज हो जा रहा है, फेज एंगल चेंज हो रहा है, फेज एंगल चेंज हो रहा है, फेज एंगल चेंज, ठीक है। तो जैसे फेज एंगल अपने पास में चेंज होता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे अपने पास यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे यहाँ पे मूव होता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से मूव होता जाएगा। समझ, इसका मतलब ये होगा कि अगर पार्टिकल सब पूरा कंप्लीट रोटेशन करेगा, अगर पार्टिकल हमारे पास इस तरीके से क्या करता है कि पार्टिकल ऐसे पूरा कंप्लीट रोटेशन अगर करता है इस तरीके से सर्कल के ऊपर, तो ये जो पार्टिकल अपने पास में है ये पहले यहाँ से अपने पास में इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से अपने पास में यहाँ से नीचे आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, पर नीचे जाने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास में यहाँ जाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद में वापस अपनी पोजीशन पे आएगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ हम क्या दिखाता हूँ, इस तरह हम यहाँ पे जो दिखा रहा है इसकी पोजीशन दिखा रहा है। देयरफॉर दिस डायग्राम, ये जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम से हमें पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइम में अपने पास में जो है ये y की वैल्यू कितनी रहेगी, या तुम्हारे पास में जैसे हम यहाँ पे अगर दोनों को अगर मुआवजा करेंगे या तो इसको यहाँ पे अगर इक्वेट करते हैं, तो अगर ये जो अपने पास में E0 है तो ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है। ये तुम्हारा अपने sin ओमेगा t है, ये भी sin ओमेगा t है, इसका मतलब अपने यहाँ पे E जो है वो क्या है y, ये क्या है y, इसका मतलब अपने पास में जो फेजर डायग्राम में दिखा रहा है कि E is equal to E0 sin of ओमेगा t, ठीक है, ओमेगा t। तो जैसे यहाँ पे एंगल चेंज होता चला जाएगा, अगर यहाँ पे तुम फर्ज करो कि अपना एंगल जो है वो एंगल अपने पास कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा टी की जगह 30 डिग्री डाल दिया तो अपने ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू जाएगी इस तरीके से E/2, क्योंकि sin 30 कितना होता है 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अपने जो पार्टिकल है वो इसके आधी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा, आधी, है ना, E0 का हाफ हो जाएगा, ठीक है, सर। अगर अपने पास में यहाँ पे अगर मैंने E = जो है E = 150 डाल दिया, E = 150, ठीक है, ये अपने पास में एक एंगल यहाँ पहुंचा है और ये E की जो वैल्यू है वो 150 है, 150। अब यहाँ पे अगर 150 अपने पास में होता है तो sin 150 कितना होता है अपने पास, sin 50, ये पूरा पार्टिकल अपने पास इस तरीके से मूव करके यहाँ पे आए तो इसका पोजीशन अपने पास में यहाँ ये दिखाएगा, ठीक है, यहाँ दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी अपने को दिख रहा है, उसके यहाँ पे डिस्प्ले डायरेक्शन भी दिख रहा है। तो ये डायरेक्शन हमको दिखाने के लिए, ठीक, इस तरीके से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फेजर डायग्राम का। तो यहाँ से जो अनवांटेड चीज अपने यहाँ से अगर हटा दे तो फेजर डायग्राम में जो सर्कल अपने पास में दिख रहा है इसकी अपने को कोई जरूरत नहीं है ना, तो अगर उसको हम यहाँ से अगर निकाल देते हैं तो दिस शोज द फेज ऑफ EMF, ठीक है, ये अपने EMF का फेज दिखाता है। ओके, तो दिस इज द फेज ऑफ द EMF। यहाँ पे अपने को फेज नहीं देख सकते हैं, तो हमको अगर फेज देखना है तो उसके लिए हमें फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब आप जो है दूसरी चीज देखेंगे, है ना, कि हमने EMF तो प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ को इसको क्या करना है, इस तरीके से मेजर करना है। अब आप कहेंगे इसको मेजरमेंट की क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम जितना भी काम यहाँ करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट से करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट से क्या करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट से हम इस तरीके से मैकेनिकल इफेक्ट पैदा करते हैं, केमिकल इफेक्ट पैदा करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। उसके बाद में बहुत सारे इफेक्ट हम यहाँ पे इस तरीके से क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपका ये पंखा जो घूम रहा है, ये पंखा क्या वजह से घूम रहा है, ये आपको पूरा इस तरह करंट की जो है मैग्नेटिक इफेक्ट से घूम रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जैसे आपके घर में जो हीटर होता है वो काय वजह से हीट करता है, वो करंट के हीटिंग इफेक्ट से गर्म करता है, ठीक है। आपका जो बल्ब जल रहा है वो कौन से इफेक्ट से जल रहा है, वो भी हमारे पास इस तरीके से कौन से करंट के हीटिंग इफेक्ट से जल रहा है। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से क्या होता है कि हर जगह पे हमको करंट की वैल्यू मालूम करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम करंट को वैल्यू मालूम करने के लिए करंट का मेजरमेंट जरूरी है। तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट हम यहाँ पे पूरे कंप्लीट साइकिल की वास्ते हम देखते हैं कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू इस तरीके से पॉजिटिव है और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का एवरेज निकालते हैं, कभी एवरेज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका अगर एवरेज निकालते हैं, फर्स्ट तुम्हारे पास पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 है, तो दोनों का हम यहाँ पे एवरेज लेंगे इस तरीके से एवरेज, तो +2 और +-2 अपॉन 2 करेंगे तो अपने आएगा 0/2, मतलब क्या होगा 0। तो एवरेज वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगी, 0 शो करेगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि डीसी एमीटर में, डीसी वोल्ट मीटर के अंदर हम एसी को नहीं नापते हैं। डीसी वोल्ट मीटर में और डीसी एमीटर में एसी मेजर नहीं होता है, क्योंकि डीसी वोल्ट मीटर डीसी एमीटर क्या मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे कौन सी एसी है, कौन से हम यहाँ पे इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि जिसके जरिए अपने पास में यहाँ पे एसी को मेजर किया जाए। तो हमको यहाँ ये देखना पड़ेगा इस तरीके से कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे जहां पे साइन का इफेक्ट नहीं हो, ठीक है ना, साइन का इफेक्ट ना हो।
यानी पॉजिटिव इफेक्ट तुम्हारे पास में पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव इफेक्ट तुम्हारे पास में पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा कहां पर होता है? ऐसा अपने पास में इस तरीके से स्क्वायर में होता है, ठीक है, स्क्वायर में। या अपने यहाँ ऐसा पॉजिटिव 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी +4 आता है और नेगेटिव 2 का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? पॉजिटिव 2। तो स्क्वायर इसका मतलब क्या है? स्क्वायर में अपने पास में ऐसा होता है। तो स्क्वायर इफेक्ट कहां है? ठीक है, स्क्वायर इफेक्ट कहां है? तो हम यहाँ पे स्क्वायर इफेक्ट देखते हैं इस तरीके से जूल्स के अंदर जो है, जूल में या वर्क में अपने पास में इस तरीके से देखते हैं कि वहां पे हमारे पास जो है करंट का क्या है? करंट अपने पास में इस तरीके स्क्वायर इफेक्ट है। अपने यहाँ देखिए इस तरीके से I स्क्वायर ऑफ RT, ठीक है, I स्क्वायर ऑफ RT। ये अपने पास में I स्क्वायर R क्या है? R स्क्वायर अपने पास में इस तरीके से पावर है और T जो आपके पास में है दिस इज द टाइम। तो पावर इनटू टाइम मतलब क्या होता है? वर्क होता है एंड दिस वर्क इज नथिंग बट द हीट। तो यहाँ पे हम जो निकालेंगे ठीक इस तरीके से वो I स्क्वायर RT करके जो हम क्या निकालेंगे? हमारे पास में करंट की वैल्यू निकालते हैं, करंट की वैल्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे स्लाइड के अंदर जो करंट की जो RMS वैल्यू है ना, RMS वैल्यू किसे कहते हैं? इस तरीके से दूसरा हमारे पास में एवरेज वैल्यू किसे कहते हैं? नाउ सी द एवरेज वैल्यू एंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। तो हमको पहली बात नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आप जो है कि RMS वैल्यू हम इस तरीके से कैसे मालूम करते हैं और एवरेज वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। तो नाउ सी नेक्स्ट, हाँ, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम कर क्यों मालूम करें? सबसे पहले यहाँ पे आपका रीजन समझना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज हम देखते हैं इस तरीके से। एवरेज अपने पास में क्या होता है? एवरेज अपने पास में 0 हो जाता है। तो एवरेज हम यहाँ पे मालूम नहीं कर, एवरेज से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर अपने पास में क्या होती है कि RMS के अपने पास देखो, उसको समझने के लिए आप एक बहुत आसान चीज समझे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अपने पास में किस तरीके से फाइंड की जाती है? हम यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट से जो है हम रूट स्क्वायर वैल्यू मालूम करते हैं। मेरे पास में आप समझे किस तरीके से, कैसे हम यहाँ फाइंड करेंगे कि मेरे पास में यहाँ पे 2 बकेट है, ठीक है, इस तरीके ये 2 बकेट है, बिल्कुल एक साइज के 2 मेरे पास में यहाँ पे बकेट है। यहाँ पे ये बकेट है और ये दूसरी मेरे पास में बकेट है, ठीक है, 2 बकेट है। तो ये 2 बकेट अपने पास में एक ही लेवल की है और इसमें हम यहाँ पे एक जैसा पानी इसमें भर के रखते हैं, एक ही वॉल्यूम का अपने पास में इस तरीके से वाटर भर के रखते हैं, ठीक है, भर के रखते हैं इस तरीके। इसमें हम यहाँ पे थर्मामीटर डाल दी, थर्मामीटर को यहाँ पे इसमें डाल दी, थर्मामीटर है, ठीक है। थर्मामीटर में हम पानी जो गर्म करना है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, दोनों से भी 80 डिग्री सेल्सियस तक हमको पानी क्या करना है? गर्म करना है। हमने क्या किया, इस तरीके से इसमें एक हीटर डाल दी, तुम्हारे पास में हीटर डाल दिया हमने इसके अंदर हीटर, इसमें तुम्हारे इस तरीके से हीटर डाल दी, ठीक है, हीटर डाल दी। और ये 80 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी गर्म करना है ये T इक्वल टू अपने यहाँ पे 30 मिनट के अंदर गर्म करना है, T इक्वल टू 30 मिनट, है ना। टाइम यहाँ पे दोनों का T इक्वल टू 30 मिनट है, 30 मिनट है, ठीक है, टाइम अपने पास में। अब यहाँ पे हमने एक क्या किस तरीके से एक हीटर को यहाँ पे हमने AC अप्लाई कर दी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं, और दूसरे हीटर को हमने ऐसे यहाँ पे DC करंट अप्लाई किया, डायरेक्ट करंट अप्लाई किया, ठीक है, डायरेक्ट करंट। हम जो इसको AC अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, AC अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना AC में किस तरीके फ्लक्चुएट हो रहा है 0 से लेके तो 10 तक, है ना, 0 से 10 तक, ये हमारा AC की वैल्यू है। मतलब AC अपने में कैसा हो रहा है कि 0 है पहले इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना मैक्सिमम करके यहाँ पे 10 में जाएगा, फिर वापस अपने पास में यहाँ पे 10 से कहाँ पे आएगा? 0 पे आएगा, फिर वापस अपने पास में 0 से कहाँ जाएगा? माइनस पे जाएगा, ठीक है, माइनस पे जाएगा, फिर माइनस से अपने पास इस तरीके से कहाँ पे आएगा? 0 पे आएगा, फिर 0 से इस तरीके से क्या जाएगा? प्लस पे जाएगा। तो ऐसे फ्लक्चुएट होते होते क्या करेगा? अभी जो पानी को गर्म करेगा और 30 मिनट के अंदर अपने पास में जो है पानी है, पानी क्या जाएगा अपने पास में इस तरीके से गर्म हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखिए DC को अप्लाई किया है ना, DC को यहाँ पे क्या करते हैं, इससे कोई एक मैग्नीट्यूड का अपने पास में बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल किए, तो DC को यहाँ पे जो अपने पास मैग्नीट्यूड की है वो 10 एम्पियर का, यहाँ पे 10 एम्पियर तक इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर तक। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा हम यहाँ पे दोनों के वास्ते दोनों के हीटर सेम है, दोनों के अपने यहाँ पे 80 डिग्री से गर्म करना है, 30 मिनट अपने यहाँ पे टाइम दिए, लेकिन जब हम यहाँ पे 10 एम्पियर का DC का फ्लो करते हैं इसमें, तो जो तापने का पानी है वो इस तरह 100 डिग्री तक गर्म हो जाता है, 100 डिग्री, है ना। फिर अपन क्या किस तरह DC की वैल्यू कम करते करते हैं, ठीक, कम करते करते हैं। हम यहाँ पे DC 10 से यहाँ पे इस तरीके से 8 करें, 8 के हम यहाँ पे तो जो अपने पास पानी है वो तुम्हारे पास में 90 डिग्री तक गर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 के बाद में इस तरीके से हम यहाँ पे अपने 7 कर दिए, तो इसका अपने इस तरीके से वैल्यू जो इस तरीके से कहाँ पे आ गई? इस तरीके से 80 पे आ गई। तो हमको जो है ठीक इस तरीके ना, हमने यहाँ पे 0 से 10 एम्पियर फ्लो करके AC फ्लो करके 0 से 10 एम्पियर AC फ्लो करके जो है 80 डिग्री सेल्सियस तक हमको यहाँ पे गर्म करना है। उसके लिए हमारे पास में टाइम कितना है? 30 मिनट का टाइम, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस तरीके से हम क्या किए, अगर 80 डिग्री तक हमको यहाँ पे पानी गर्म करना है, 80 डिग्री तक पानी गर्म करना है, 30 मिनट में गर्म करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो DC हमारे पास में आ रहा है वो 7 अपने पास में 7 पॉइंट कुछ तो भी इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, 7.7
एम्पियर अपने यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू, ठीक है, इससे तुम्हारे यहाँ पे जो इसकी एवरेज वैल्यू है, इसकी एवरेज वैल्यू तुम्हारे पास में इस तरीके से 0 से 10 ना तो 0 है ना 10 है, बल्कि अपने पास में जो जितना काम कर रहा है उतना अपने पास में कितनी होना चाहिए, इस तरीके से 7.7 होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है कि RMS वैल्यू ऑफ द AC करंट इज आल्सो कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू। द RMS वैल्यू ऑफ द AC करंट इज इक्विवेलेंट टू द स्टेडी करंट, है ना, व्हिच वर अलाउड टू फ्लो थ्रू द गिवन period of time, produces the same amount of heat as produced by the alternating current when flow through the same circuit for the same period। ये इसका मतलब अपने पास में हो यानी सेम टाइम के अंदर जो है, सेम टाइम में सेम सर्किट में तो यहाँ पे स्टडी करंट हम फ्लो करते हैं, उतने ही सेम टाइम में अगर सेम हम एसी का फ्लो करेंगे तो जितना काम इससे होगा उतना काम तुम्हारे पास में इससे हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो तुम्हारे पास अल्टरनेटिंग वैल्यू, तुम्हारे पास जो वैल्यू है, अल्टरनेटिंग करंट का तुम्हारा वैल्यू है, वो ना 0 है ना 10 है, बल्कि अपने पास में कितनी है, 7.07 है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। एंड दिस इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। तो इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू जो आपके पास में आती है वो कितनी होती है, आरएमएस वैल्यू अपने पास में जो आती है इस तरीके से, आरएमएस वैल्यू IRMS, वो अपने पास में इफेक्टिव वैल्यू का यानी कि अपने पीक वैल्यू का वो कितनी होती है, 7.07 होती है, 7.07। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे 70% आरएमएस वैल्यू जो होती है इस तरीके से 70.7% होती है पाई का पीक वैल्यू का, ठीक है, इस तरीके पीक वैल्यू का, है ना। तो पीक वैल्यू ये अपने पास में कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में, है ना, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। आप कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन देखें, ठीक है, इस तरीके से। ये अपने पास में I is equal to Im into क्या है, sin of omega t। व्हाट इज Im? Im अपने पास में किस तरीके से उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट, हाँ, तो हम जो है ये जो आपके पास में आया है, ठीक है, इस तरीके से आया है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू का 70% होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा कि अगर हमने I is equal to Im sin omega t लेते हैं, Im is the maximum value of the current, ठीक है। सपोज दैट ओमेगा टी अपने पास में कैसे है, ओमेगा टी इज इक्वल टू यहाँ पे थीटा लिया, आपको बताया था यहाँ पे ओमेगा टी कितना होता है, थीटा होता है, तो I is equal to I into sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। नाउ अपन यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से मीन वैल्यू अपने पास में, ठीक है, मीन वैल्यू ये हमने यहाँ पे डीसी की मीन वैल्यू लिखा, ठीक है, डीसी की मीन, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे क्या किया अपने, ये पूरी साइन कर्व हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पे 0 से लेके तो आपकी जो पूरी जो कर्व होती है इसमें एंगल कितने का होता है, 0 से 2 पाई के बीच में एंगल होता है, ठीक है, 0 से 2 पाई। तो हमने क्या किया, पूरे एंगल को यहाँ पे से छोटे-छोटे एंगल्स के अंदर डिवाइड किया। यहाँ पे जो अपने पास में इस तरह छोटे-छोटे एंगल में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो छोटा सा एंगल हमने इस तरह डी थीटा लिया, ठीक है। सब जो फर्स्ट को यहाँ पे 10 10 10 10 10 ऐसे करके हमें तो कितना कि 360 तक उसको डिवाइड किया, 360 को स्केल को जो है 10 10 10 10 के इस तरीके से वक्फे के साथ में इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो छोटा सा जो अपने पास में इस तरीके से इंटरवल है, तो एंगल है, तो अपने पास में कितना डी थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी थीटा हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, 0 से 2 पाई तक हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया यहाँ पे, और अपने पास में यहाँ पे I स्क्वायर ऑफ क्या है, डी थीटा अपॉन पूरी साइड अपने पास में कितनी 2 पाई की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से 2 पाई इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ लेते हैं, तो I इनटू क्या आएगा, sin स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डी थीटा, ओके। तो यहाँ पे I का स्क्वायर क्या होगा, I स्क्वायर, और ये अपने पास जो 2 पाई है वो 2 पाई हमारे पास में यहाँ पे आ गया, तो 0 to 2 पाई तो क्या आएगा, sin स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा को हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर हमने करना है तो आपको यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू के अंदर जो है, उसकी वैल्यू अपने पास में आती है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2 पाई इनटू 0 to 2 पाई, तो इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक अपने पास में इस तरीके से 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन 1 आएगा अपने पास में इस तरह 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ पे जो अपने पास में जो 2 था वो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, 4 आ गया, यानी I स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 4, ठीक है, 4। और हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन हम लेते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है, इस तरीके से थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा आएगा, और sin 2 थीटा का अपने cos 2 थीटा इंटीग्रेशन क्या आता है, ये आता है अपने पास में sin of 2 थीटा by 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ऐसा आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी अगर वैल्यूज पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास में यहाँ पे क्या होगा, 2 थीटा आएगा, और sin 2 थीटा की वैल्यू अपने पास में आएगी वो कितने आएगी, इससे यहाँ पे जो है वो 0 आएगी। तो अपने पास में यहाँ पे क्या हुआ कि 2 ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और एक 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ, तो अपने पास में आएगा I स्क्वायर बाय कितना आ गया 2, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से दिस इज योर आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट अपने पास में आती है इस तरीके से मीन ऑफ I स्क्वायर बाय, ठीक है, मीन ऑफ I स्क्वायर बाय 2, मीन ऑफ I स्क्वायर बाय 2। तो अगर यहाँ पे इस तरीके मालूम यहाँ पे मैक्सिमम अपने पास में अगर बाहर निकलता है तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपकी जो बाहर निकलती है तो अपने पास जो वैल्यू बनती है इस तरीके से, ये जो वैल्यू अपने पास में बनती है इसको हम
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, ये अपने पास में आती है इस तरीके से, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में आती है अपॉन रूट 2, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 2 को इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे इसको यहाँ पे इस तरीके से अगर रैशनलाइज करते हैं हम यहाँ पे, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। तो ये अपने पास में जो वैल्यू बनती है IRMS, ये अपने पास में क्या आएगी IRMS जो वैल्यू तुम्हारे पास बनेगी ये आएंगी रूट 2 इंटू IM अपॉन 2, ठीक है। तो रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.41/2 इंटू अपने पास में इस तरीके से IM, ठीक है। IM इसको यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो अपने पास में आती है 0.7, ठीक है, 0.707 इंटू IM, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब अपने पास में क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं उससे भी तुम्हारे पास में जो वैल्यू अपने पास में आती है वो इस तरीके से 70.7 आती है। और हमने जो प्रैक्टिकल करके देखा है उसमें भी अगर हम यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे आई जो इसकी जो करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू अपने यहाँ पे 0 से लेके 10 तक वह बढ़ती है, फिर 10 से 0 पे आती है, फिर नीचे इस तरीके से 0 से कहाँ जाती है माइनस पे जाती है, फिर माइनस से अपने पास में इस तरीके से यहाँ पे 0 पे आती है, फिर ऊपर किस तरीके से ऊपर जाती है। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन अपने पास में है 0 से 10 के बीच का जो फ्लक्चुएशन अपने पास में है, तो उसके एक्चुअल जो अपने पास में इस तरीके से एवरेज आता है वो अपने पास में 5 होता है ना 6 होता है, बल्कि कितना होता है अपने पास में इस तरीके से वो होता है अपने पास में 0.7 होता है 0.7। ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे करके देखा है। तो प्रैक्टिकल करने के बाद हमें ये समझ में आया कि जो RMS जो अपने पास में जो वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू का या एवरेज वैल्यू का अपने पास में कितनी होती है 70% होती है, 70% है ना। तो आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद रखना है कि हमेशा जो पीक वैल्यू आपको आएगी, ठीक इस तरीके से ना, ये फार्मूला आपका एक बन गया यहाँ पे छोटा सा कि RMS वैल्यू, ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू आता है इस तरीके से पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन रूट 2। सिमिलरली द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इज आल्सो E0 अपॉन रूट 2, ठीक है। अपने यहाँ पे दो फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो एक बात अब यहाँ एक और ध्यान में रखें, अगर अच्छे आपके जो हमारे पास इस तरीके से कोई भी हम चीज लेकर आते हैं, जैसे हमें यहाँ पे कोई बल्ब लिख रहा है, तो बल्ब के ऊपर कुछ इस तरीके से वैटेज लिखा रहता है, कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिख रहे थे, समझो कि अगर बल्ब आपका इस तरीके से 60 वाट का है या 60 अपना इस तरीके से 60 वाट का है और 240 वोल्ट उसका इस तरीके से वोल्टेज या 220 वोल्ट का है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी रहती है इस तरीके से वो कौन सी वैल्यू रहती है, वो पीक वैल्यू रहती है या RMS वैल्यू रहती है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम जो घर पे लाते हैं बाहर से लाते हैं, जो भी तुम्हारे पास उसके ऊपर वेटेज लिखा रहता है या तुम्हारा वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू तुम्हारे पास लिखी रहती है वो वैल्यू हमेशा जो है RMS वैल्यू रहती है, RMS वो पीक वैल्यू नहीं रहती है। जबकि DC का जो तुम्हारे पास में वैल्यू लिखी रहेंगी वो अपने पास में DC की वैल्यू उतनी रहती है जितनी लिखी रहती है, क्योंकि DC जो अपने पास में फ्लो होता है एक्चुअल में DC अपने पास में इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। जब DC अपने पास जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट की वजह से फ्लो होता है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू अपने पास में उतनी होती है जितनी अपने पास में उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ओके। लेकिन करंट अपने पास में AC जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। दोनों में आप यहाँ फर्क याद रखें, AC और DC में क्या फर्क है। AC के अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे जो अपनी जगह से कहीं जाते नहीं है दूर, याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से AC में अपनी जगह से कहीं उठ के दूर जाते नहीं है, बल्कि अपने पास यहाँ पे क्या करते हैं ऑसिलेट करते हैं। अगर यहाँ से अपने पास को यहाँ जाना है तो वापस हमारे पास इसको यहाँ से यहाँ पे भी आना है वापस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। द AC करंट फ्लो थ्रू द ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जबकि DC अपने जो फ्लो होता है वो इस तरीके से ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ड्रिफ्ट होते जाते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ओके। तो इन DC द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड and in AC the electrons are oscillated, इसके अंदर ऑसिलेशन होता है। अरे वो सुनो, तो ऑसिलेशन में अपने पास में बात ये है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ना तुम्हारे पास में 0 होती है ना मैक्सिमम होती है, बल्कि अपने पास में इस तरीके से एक उसकी खास वैल्यू अपने पास में होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है, वो तुम्हें इस तरीके से 0.7 होती है, ठीक है, 0.7 ऑफ द पीक वैल्यू, ये आपको इस तरीके से मालूम होना चाहिए। तो अगर हमने कोई चीज अगर घर पे हमने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमने अगर कोई चीज अपने पास में घर पे लेकर आए, उसका यहाँ पे जो इस तरीके से उसकी जो वैल्यू अपने पास में दी हुई है उसके ऊपर लिखी हुई, तो उसकी RMS वैल्यू, करंट की जो अपने पास में RMS वैल्यू है वो अगर इस तरीके से यहाँ पे जो तुम्हारे पास में 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर, तो उसकी पीक वैल्यू क्या रहेगी, व्हाट इज द पीक वैल्यू, उसके अपने पास में इस तरीके से पीक वैल्यू क्या रहेगी। या वोल्टेज अपने पास में इस तरीके से है कि तुम्हारे पास में कोई अपने बाहर से कोई चीज लेकर आए, उसका अपने पास में इस तरीके से RMS है, उसकी जो लिखी हुई है वो RMS वैल्यू है, वो आपके पास में इस तरीके से 220 वोल्ट है, तो व्हाट इज द पीक वैल्यू, उसकी इस तरीके से पीक वैल्यू क्या रहेगी। तो हम बहुत आसानी के साथ में इसको निकाल सकते हैं इस रिलेशन की बुनियाद पे और इस रिलेशन की बुनियाद पे, है ना। तो आपका जो अपने पास में जो पीक वैल्यू जो आपके आ जाएंगे इस तरीके से, वो कितनी आएंगी, तो अपने पास में इस तरीके से RMS वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो RMS वैल्यू कितनी आपकी 10 है, तो पीक वैल्यू तुम्हारे पास में आएगी वो इस तरीके से 1.41, और इसमें को मल्टीप्लाई करना अपना कितना आएगा 14.1 एम्पियर, ठीक है, 14.1 एम्पियर, यानी 14.1 एम्पियर एक्चुअली तुम्हारा जो उसकी वैल्यू है
ये करंट जो अपने पास में वैल्यू है वो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से फ्लो होगी कि 0 से लेके 14 तक जाएगा, ठीक है। अपने अगर 14 है ना, और अपने पास में इस तरीके से -14 है, तो इसका फ्लक्चुएशन ऐसा रहेगा 0 से 14 फिर 0 फिर इस तरीके से माइनस में 40, ठीक है, ऐसा फ्लक्चुएशन रहेगा। तो इसका जो इफेक्ट अपने पास जो बनेगा एक्चुअल में, वो इफेक्ट अपने पास में कितना रहेगा, वो 10 के बराबर है। डीसी अपने पास जो हम 10 लेते हैं तो 10 के बराबर तुम्हारे पास में इफेक्ट रहेगा। इतना इफेक्ट अपने पास में प्रोड्यूस करता है वो करंट, समझे। अगर सर्किट में अपने पास में 0 से 14 एम्पियर 14 पॉइंट एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू जो तुम्हारे पास रहेगी वो सिर्फ 10 एम्पियर रहेगी, इतना ही टाइम, ठीक है। तो ये अपने पास में वर्क होता है जो कि डीसी के जरिए किया जाता है, ठीक है। तो इतना ही वर्क अपने पास में कौन करता है, एसी करता है, ठीक है। इतना ही वर्क तुम्हारे पास में एसी करता है, लेकिन कैसे करता है, ये 0 से 14 ये यहाँ पे जो फ्लक्चुएट होगा 0 से 14 आएगा, फिर 14 से 0 आएगा, फिर यहाँ पे -14 आएगा, फिर इस तरह 0 आएगा। तो अपने पास में यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी रहेंगी इससे एक्चुअल में जो है वो अपने पास में आरएमएस वैल्यू दी रहेंगी, आरएमएस वैल्यू दी रहेंगी और इफेक्टिव वैल्यू दी रहेंगी, वो आपको कितनी रहेंगी 10 एम्पियर, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर 10 एम्पियर अपने पास में लिखा हुआ तो तुम्हारे पास में जो पीक वैल्यू जो अपने पास में आती है वो 14.1 होगी एक्चुअल में, ठीक है। और अगर किसी हमने बाजार से अगर कोई चीज उठाकर लेकर आया तो उसके ऊपर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो 220 वोल्ट है, तो डियर स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना आपने, वो जो वैल्यू अपने पास में लिखी है वो वैल्यू हमेशा कौन सी रहेगी, आरएमएस रहेगी, ठीक है। तो आपको अगर पीक वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आरएमएस को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैसे, √2 से, ठीक है। तो जाएगा 220 इंटू अपने पास में 1.41। अब इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपने यहाँ पे इस तरीके से 1.41 को जो है 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 2 1 2 2 4 जा कितना हो गया 8 और 2 1 जा 2, फिर इस तरीके से 2 8 और ये 2, ये आपके पास में आएगा 2, ये हो गया 10, ये हो गया अपने पास में 11 और ये हो गया 3, और अपने पास में कितना हो जाएगा इस तरीके से डेसिमल 2 के बाद। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू अपने पास में आएगी वो आएगी 310 वोल्ट, ठीक है, 310 वोल्ट। अरे बस पीक वैल्यू अपने पास में कितनी 310 वोल्ट है। इसके बाद यहाँ पे याद रखना कि जो एसी से आपको जो करंट लगता है एक्चुअल में जो, ठीक है, एसी से आपको जो करंट लगता है वो बहुत डेंजर रहता है, क्योंकि यहाँ पे एसी जो वैल्यू जितनी अपने पास में उससे ज्यादा उसकी पीक वैल्यू रहती है। ये अपने पास में अगर 10 एम्पियर अगर आपको बता रहा है तो एक्चुअली 10 एम्पियर नहीं बल्कि तुम्हारे पास में यहाँ से 0 से 10 जाके ये 14 पे जाएगा, फिर वहां से अपने पास में नीचे आएगा, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी रहेगी 10 हो जाएगी। तो ये बात आपको समझाने की है कि पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होती है और पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पर में क्या फर्क होता है, और आप अगर जिस कोई चीज अगर बाजार से लेकर आते हैं तो आपको क्या लिखा रहता है, और अपने हाउस होल्ड जितनी अपने पर्पस है उस सब में आपको क्या दिया रहता है, इस तरीके से आरएमएस वैल्यू दी रहती है, जबकि आपको पीक वैल्यू क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। कोई भी इक्वेशन के तरीके इस तरीके से ना, कोई भी इक्वेशन में जो है आपको पीक वैल्यू नहीं दी रहेगी बल्कि आपको आरएमएस वैल्यू दी रहेगी, ओके। तो इसी आरएमएस वैल्यू की बुनियाद पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे हमको आरएमएस का हमारे पास में कौन कौन से इफेक्ट्स है क्या है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की स्टडी करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो अपने पास एसी सर्किट की स्टडी करेंगे, ओके, स्टॉप। एसी सर्किट नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल, ओके, चालू है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टार्ट द एसी सर्किट एक्सिस. Alternating current is applied to the pure resistance, pure capacitor and pure inductor, okay, and then the combination of the two, that is LR, CR, LC and then LCR पैरेलल एंड सीरीज, ठीक है। तो तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हमको स्टडी करना है, इतनी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं फिर तुम्हारा पूरे चैप्टर की स्टडी हो जाती है। फिर हम एक स्लाइड के अंदर देखेंगे या तुम्हारे पास इस तरीके से एक लेक्चर में देखेंगे कि पूरा चैप्टर इस तरीके से यहाँ पे जो है 10 मिनट में या 15 मिनट में कैसा रिवाइज होता है। तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर में तुम्हारे पास हम यहाँ पे काम खत्म करेंगे। एक में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि LR, CR और LCR पूरे सर्किट देखेंगे, एक में LCR सर्किट देखेंगे पैरेलल और सीरीज, ओके। इसकी जब तक कि अल्लाह हाफिज़, ओके, अस्सलाम वालेकुम।